ईरान इसराइल अमेरिका मामले में कौन जीता है और कौन हारा है? जंग के दूसरे तीसरे दिन दोनों कंट्रीज जो है वो वॉर ऑफ एट्रिशन में चली। दिलरुबा और दिलफरेब कम कम नसीब होता है। मौसम थोड़ी देर की खामोशी इख्तियार करेंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका शिफ्ट आ गया है वेदर पैटर्न्स के अंदर। जीतता इंग्लैंड था, खुशियां पाकिस्तान में मनाई गई हैं। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो गैजेट्स का ओवर यूजेज है। अमरीकी मीडिया सच्चा या सदर ट्रंप? ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे हो गया है, अमरीकी मीडिया का दावा। ईरान ने एटमी मंसूबे की दोबारा कोशिश की तो नाकाम बनाएंगे। ईरान के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की जो नस्लों तक याद रहेगी। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू का खिताब, कहा इसराइल को आज तक व्हाइट हाउस में ट्रंप से बेहतर कोई दोस्त नहीं मिला। हमास को शिकस्त देंगे और गजा से जिंदा और मुर्दा यरगमालियों को वापस लाएंगे। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता, हुकूमत की तब्दीली इंतशार लाती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा ईरानी अच्छे और कारोबारी लोग हैं, उनके पास तेल की दौलत है, वो खुद को दोबारा संभाल सकते हैं। चाहता हूं मामलात जल्द अज जल्द पुरसुकून हो जाएं। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी, मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। हमास के हमले में 3 इसराइली फौजी हलाक। मंगल को गजा में इसराइली फौज ने इमदाद के लिए जमा लोगों पर फायरिंग और गोलाबारी की, जबकि बेघर फलस्तीनियों पर बम गिराए। मैच में तारीखी शिकस्त, भारत को लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने शिकस्त दे दी, नापसंदीदा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। भारत 5 सेंचुरियों के बावजूद टेस्ट मैच हारने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने 371 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी, आया नू बखैर रागले। दुनिया बोले के साथ मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन और लाइन हूं सुबह सुबह। फैसल, आपके लिए ये सवाल। क्या है वो सवाल? वो सवाल ये है कि ईरान इसराइल अमेरिका मामले में कौन जीता है और कौन हारा है? सादिया, ये तो हमारे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो मनाजिर बता रहे हैं कि कौन जीता है और कौन हारा है। वो गाना था ना पुराना, सुनो चंदा सुनो तारा, कौन जीता कौन हारा। तो हम आपको दिखा देते हैं कौन जीता और कौन हारा। बताइए, दिखाइए। एक तरफ ये तेहरान की फुटेजेस हैं जहाँ पे लोग सड़कों पे निकले हैं और जश्न मना रहे हैं। ये वही तेहरान है जिसको कहा जा रहा था कि कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, हम तेहरान को स्ट्राइक करेंगे। लेकिन तेहरान से लेके क़ुम तक, क़ुम से लेके तबरेज़ तक, तबरेज़ से लेके करमानशाह तक, हर जगह इस वक्त ईरानियंस आर सेलिब्रेटिंग। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है जनाब? दूसरी तरफ ये मनासिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी आपको दिखाएंगे हम कि वहाँ पर तल अबीब में लोग फ्लाइट पकड़ने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। और जो लोग पहुँच रहे हैं, फैसल आई टेल यू, वहाँ पर भी उनको सख्त तनकीद का निशाना सामना करना पड़ा है। बहुत से लोग ना सादिया ये कह रहे हैं कि ये जहाँ से आए थे वहीं जा रहे हैं, लेट्स गो टू पोलैंड। फिर एक किसी ने कहा अरे यार मैं तो यूक्रेन से आया था। So, अच्छा, yes. this whole situation मेरे ख्याल में काफी हद तक मेरे एक सवाल का जवाब तो देती है। But then I have another question. एक और सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि भाई ट्रम्प तो कह रहे हैं कि हमने ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म कर दिया, लेकिन कल CNN ने ये दावा किया कि अमरीकी हमले में किसी जौहरी तनसीब का कोई नुकसान नहीं हुआ, बस ये हुआ है कि कुछ महीनों के लिए उनको पीछे धकेल दिया गया है। But they are still there. CNN ने लिख के लगाया ये कि उनकी इंटेलिजेंस ये कह रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी के कोई ज़्यादा हम नुकसान नहीं कर सके, जिस पे ना ट्रम्प गुस्से में आ गए थे। और ट्रम्प ने कहा था तुम CNN आप झूठ बोलते हैं। उन्होंने CNN को भी झूठा कह दिया। फिर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आ गए, बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो हमारे हाथ से गेम निकल रही है। तो ये सारे सवालात लेके चलते हैं अपने पैनल की जानिब। और हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड सईद अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वही जो सादिया ने पूछा था, और वो ये कि व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ, कौन जीता है कौन हारा है ईरान इसराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में। और अब CNN ये कह रहा है कि अमेरिका ने तो इतना नुकसान पहुंचा ही नहीं सका ईरानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को। आप दोनों ने जिस तरह इंट्रो में चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, आई थिंक उससे बेहतर तरीके से कोई जवाब नहीं दे सकता।
इसमें कोई शक नहीं है कि जो अग्रेसर थे इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, यानी कि इजराइल और बाद में वेस्टर्न पावर्स हेडेड बाय यूएसए, वो अपने जंगी मकासद में मकासद हासिल नहीं कर सके। और ईरान जो एक ऑपरेसर था इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, उसने इतना अच्छा जवाब दिया कि जो मिथ्स थी जो 50 से 60 साल से इस इलाके में फैलाई जा रही थी, वो बड़ी बड़ी मिथ्स जो हैं वो टूट गई। जब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में दाखिल हुआ ईरान के साथ, तो उसने अपना सिर्फ एक ही हदफ रखा और उसने कहा कि जी कि मैंने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना है। और उसके लिए उसने 3 टारगेट्स चूज किए, और ये सारी चीजें वो हैं जो उन्होंने खुद अपनी पहली ब्रीफिंग में डिफाइन की। उन्होंने कहा कि जी कि हम इनके मिलिट्री लीडरशिप और साइंटिस्ट को शहीद करेंगे। नंबर 2, हम इनकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल कैपेबिलिटी को डिग्रेड करेंगे, और हम इनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज को ख़त्म करेंगे। इनमें से सिर्फ जो पहली वाली का पहला हदफ था वो हासिल कर सके, और बाकी दूसरा और तीसरा हदफ वो हासिल नहीं कर सके। जो एक बहुत बड़ी मिथ थी इस इलाके में, जिसकी वजह से गल्फ स्टेट्स जो हैं वो इजराइल से जंग करते हुए घबराती थी, वो ये था कि ठीक है, हम कुछ भी कर लें, हम इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि 1, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, और नंबर 2, उनका आयरन डोम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आप कोई मिसाइल्स उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते। ईरान ने ये मिथ भी ब्रेक करके दिखलाई कि नहीं, अगर आप अकल और दानिश के साथ अपने वेपन्स को, बेशक वो कितने ही क्रूड हो, आप इस्तेमाल करें, तो आप दुनिया की बेहतरीन आयरन डोम जो है उसको भी डिफीट कर सकते। जंग के दूसरे तीसरे दिन दोनों कंट्रीज जो है वो वॉर ऑफ एट्रिशन में चली गई। वॉर ऑफ एट्रिशन ये होती है कि जी कि आप एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, और जिस कंट्री की ज्यादा ताकत होती है नुकसान बर्दाश्त करने की, वो कंट्री जंग जीत जाती है। इजराइल ने ये शो किया कि इजराइल के अंदर नुकसान बर्दाश्त करने की कैपेसिटी बहुत कम है। शायद तीसरे या चौथे दिन ही वो अमेरिका के पास चले गए कि ठीक है, आप हमारी मदद को आए और आप अपना जो सबसे इफेक्टिव वेपन है उसको इस्तेमाल करें। और मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप ना चाहते हुए भी ज्यूइश लॉबी के प्रेशर में आ गए, और उन्होंने अपने B-2s को भेजा ताकि वो GBU-57 जो एक स्पेशलिस्ट बॉम्ब है, बंकर बस्टर जिसको कहते हैं, और जो अफगानिस्तान में भी उन्होंने इस्तेमाल किया था, वहाँ उसको फेंके। ओके, अच्छा, लेकिन हाँ, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए 2 चीज़ें, एक तो ये बंकर बस्टर बम ये इस्तेमाल करने की ईरान में क्यों ज़रूरत पेश आई, एक, और दूसरा ये कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि खौफ के बुत ईरान ने आयरन डोम को फेल किया ईरान ने, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो हमने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में देखा था कि पाकिस्तान ने एयर पावर से जो जवाब दिया था उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सो यू बीइंग अ वेटरन सर, मैं चाहूँगा ज़रा इस पे भी बात करें। अमेरिका बार बार कहता रहा हमने फ़िज़ाई बरतरी हासिल कर ली ईरान में, इसराइल ने कहा हमने फ़िज़ाई बरतरी हासिल कर ली ईरान में। ईरान का मिसाइल सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त था, बट डू यू थिंक उनका एयरफोर्स इतना तगड़ा नहीं था या उसको तगड़ा नहीं रहने दिया? दोनों बातें ठीक हैं आपकी। पहली बात तो यह है कि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जब जंग हुई तो कई पहले फर्स्ट थे, और उनमें से एक पहले फर्स्ट ये भी था कि दुनिया में पहली मर्तबा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स की फाइट आपस में हुई। ठीक है ना। इससे आज तक, इससे पहले दुनिया में जहां भी जंगें हुई हैं वहां बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स एक एयरफोर्स के पास तो होते थे, दूसरी एयरफोर्स के पास नहीं होते थे। इसी तरह इजराइल और ईरान की जंग में जो पहला फर्स्ट था वो ये था कि एक जंग हो रही है उन 2 कंट्रीज के बीच में जिनके बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। बीच में 2 बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो कि सीरिया और इराक, इजराइल और ईरान के बीच में है। एक फोर्स जो है वो इस्तेमाल कर रही है
अपनी एयरफोर्स को, power, और yeah. एक फोर्स जो है ना वो इस्तेमाल करी है सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स को। सो एक चीज जो और बहुत क्लियर हुई है इस जंग के दौरान के जब आपकी जंग होती है एक ऐसी कंट्री के साथ जिसके साथ आपका बॉर्डर नहीं मिलता, तो आपकी एयरफोर्स इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि एयरफोर्स की कुछ बेसिक लिमिटेशंस हैं, लाइक एंड्योरेंस, लाइक फ्यूल, ठीक है ना, लाइक रेंज, ठीक है, ये सारी चीजें जो लिमिटेशंस हैं, अगर आपके एक दूसरे के साथ बॉर्डर मिलते हैं तो ये जीरो हो जाती। लेकिन जहां आपको बहुत दूर जाके लड़ना पड़ता है वहां एयरफोर्सेस इतनी इफेक्टिव नहीं होती। ये इस जंग ने लेसन सिखाया। और जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं वो आयरन डोम को बीट कर सकते हैं, ये दूसरा लेसन, ठीक है ना। सो जब अमेरिका इजराइल की मदद को आया तो वो बड़े तमतराक से आए और उन्होंने कहा कि हम आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टोटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन जब सैटेलाइट पिक्चर्स उस अटैक के बाद आई तो सब ने, ये तो CNN ने और न्यूयॉर्क टाइम्स आज बोल रहे हैं, मेरे ख्याल उसी दिन शाम को जितने इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिस्ट थे उन्होंने जब सैटेलाइट पिक्चर्स देखी तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो वो डिस्ट्रक्शन ही नहीं हुई है कि हम ये कहें कि नीचे कोई 300 फुट नीचे एक को जो नुकसान पहुंचा होगा न्यूक्लियर के, इतना बड़ा कमरा है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूजेस लगी हुई हैं, वो कोलैप्स कर गया। क्योंकि अगर वो कोलैप्स कर जाता तो वहां एक गड्ढा बन जाता। ठीक है ना। आपको और सही साहब कलामी की माजरत चाहती हूँ, अगर नीचे लेट्स से यूरेनियम इनरिचमेंट का एसेट्स मौजूद थे और आप बॉम्बिंग करते और वहाँ तक आपके बॉम्ब के असरात जाते, तो क्या कोई रेडिएशन, कोई टेम्परेचर चेंज, कोई इस तरह की सिचुएशन हम नहीं देखते? आई मीन ये कौन से काइंड का बॉम्ब था जिसने सब कुछ तबाह भी कर दिया एंड एट द सेम टाइम कुछ भी नहीं हुआ सतह पर? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही बात कह रही, क्योंकि अगर वो कोलैप्स कर जाता और अगर वहाँ एनरिच्ड यूरेनियम होता तो अभी तक उस इलाके में तापकारी फैल चुकी होती और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने उस इलाके को सील कर दिया होता। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज नहीं हुई। और अब जबकि अब अमेरिका के अंदर से लोग ये बोल रहे हैं, तो अब ये बात बिल्कुल अया हो गई है कि ईरान का जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है फर्दों में, इस्फहान में और तीसरी जगह है, उस जगह वो बिल्कुल यानी कि दे हैव नॉट बीन एबल टू डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली। अच्छा, उस दिन पहले दिन ही अगर आप देखें कि उन्होंने जो इस्फहान और नातंज की जो साइट थी, उन साइट्स के ऊपर क्रूज मिसाइल्स फेंके थे, उन्होंने वहां बॉम्बिंग नहीं की। अब जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो पेनिट्रेशन बॉम्ब्स नहीं है, वो तो सरफेस पे जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं। ठीक है ना। सो एज सच उन्होंने वहां बिल्डिंग्स तबाह कर दी, लेकिन जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वो तो बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुई। सो अब मेरे ख्याल में इवन अमेरिका भी जो है वो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को शायद थोड़ा सा डिग्रेड तो कर सका है, लेकिन खत्म नहीं कर सका। ऑलराइट, इसी के साथ सर मैं चाहूँगा कि आपसे एक सवाल ये भी करूँ कि हमने देखा साल 2025 इसका जो पहला हाफ है वो बहुत ही ट्रबलसम रहा है। पहले पाक भारत जंग, अभी ईरान इसराइल तनाज़ा और रशिया यूक्रेन चीज़ तो चल ही रही है, जो गजा में हो रहा है, अब गजा में तो ये तो कब। अच्छा, अब इसमें से बात यह है कि ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि जी मैंने ये भी रुकवा दिया, मैंने वो भी रुकवा दिया, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। ये देर पा है चीज़ें, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान वाला मामला हो, क्योंकि वहाँ से भी शुनीद है कि शायद सिंदूर 2.0 की तैयारी वो कर रहे हैं, वो करते रहे तैयारी, वो तो हम उसकी तैयारी को मज़ेमेट कर ही देंगे इंशाल्लाह अगली बार भी। लेकिन डू यू थिंक कि ये देर पा है ये तमाम तर मामला, या फिर ये फ्रेजाइल है? मैं आपकी सेकंड ऑप्शन को लूंगा कि बहुत फ्रेजाइल है, लेकिन अमेरिका का सालिस होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इस वक्त जो 3 सालिस हैं जो जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस सीज फायर के शुरू होने में, वो है अमेरिका, रशिया और कतर। अमेरिका जो है वो ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है और रशिया और कतर जो है वो इजराइल को एक्सेप्टेबल नहीं। इसलिए अगर इस सीज फायर ने आगे चलना है तो तीनों को सालिस का किरदार अदा करना पड़ेगा और उनको इन दोनों को नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बिठाना पड़ेगा। सो आप जो कह रहे थे कि ये इतना
फुल प्रूफ सीज फायर नहीं है। इसके आगे जो है इन तीनों कंट्रीज को एक ऐसा लाहे अमल बनाना पड़ेगा कि दोनों कंट्रीज जो है इजराइल और ईरान, उनको ये गारंटीज हो कि वो एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब जो इनमें ईरान है वो अगर आप देखें तो वो यूनाइटेड नेशंस की जितनी यानी कि रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। वो एनपीटी का मेंबर भी है और उसने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सामने सबमिट भी की हुई हैं ताकि वो उसकी इंस्पेक्शंस कर सकें। और ये सारी चीजें जो हैं वो इजराइल ने नहीं प्रोवाइड की। ठीक है। सो अब जो है इस कॉन्फ्लिक्ट का जो पहली कैजुअलिटी थी वो ये थी कि इजराइल की जो एक इनविंसिबिलिटी की मिथ है जिसको बड़ी मेहनत के साथ मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू इजराइल ने इस इलाके में बनाया था, वो मिथ बिल्कुल टूट गई। अब लोगों को जो खासतौर पे उधर की कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, उनको अंदाजा हो गया है कि इजराइल को डिफीट भी किया जा सकता है, उनको तबाह भी किया जा सकता है और उनका खून भी बहाया जा सकता है। ठीक है ना। सो जब ये मिथ टूट जाती है तो आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। और इसीलिए आप देखें कि जैसे ही ईरान ने अपनी एक्टिविटीज को कल सुबह 9 बजे रोका तो सबसे पहले इजराइल ने आके एक अटैक कर दिया। ठीक है ना। वो सिर्फ इस तरह इसलिए कि जैसे अपनी एक बदमाश है जिसको आप बदमाशी से रोक दें, तो आप जब वो देखता है कि जी के सारे लोग इधर उधर देख रहे हैं तो वो आकर एक अपने दुश्मन के ऊपर एक मुक्का मार देता है। ठीक है ना। जबकि उस मुक्के की एक्चुअली वैल्यू कोई नहीं होती। ठीक है ना। तो अब जो है जो इजराइल और ईरान जो हैं उनको एक ऐसा लाहे अमल तय करना होगा, ठीक है ना, कि वो जो है एक दूसरे के ऊपर उनको एटलीस्ट ये गारंटी हो कि आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। अब ये जो है जो डिमांड्स हैं वो बहुत अननेचुरल हैं। देखिए, अगर यूनाइटेड नेशंस आपको, अगर आपका पीसफुल सिविलियन न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है तो यूनाइटेड नेशंस के रूल्स रेगुलेशंस आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत देते हैं। ठीक है ना। सो अगर ईरान वो करना चाहता है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं आप ये ना करें। भाई ये तो वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, वो करेगा, और वो अभी से नहीं, वो पिछले 40-50 साल से करता आ रहा है और उसने अपनी सारी फैसिलिटीज को लोगों के यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सामने जो है वो उसने पेश किया हुआ है इंस्पेक्शन के लिए। सो द नेगोशिएशंस आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट, लेकिन अल्टीमेटली एक मुआहदे पे पहुंचना पड़ेगा और उस मुआहदे की उस मुआहदे को इंश्योर कराना इन तीन सही सर, मुझे ऐसा लगता है एट द सेम टाइम चाहे फिर वो रशिया हो या चाइना हो या पाकिस्तान हो, कोई और इस खत्ते का मुल्क हो, उसको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशंस में वो इस बात को बार बार या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर बार बार इस बात को उठाए कि भाई इसराइल को भी एनपीटी में आना होगा और उसको बताना होगा कि उसके पास कितना न्यूक्लियर वेपन है, ताकि खित्ते की स्टेबिलिटी के ऊपर बात ना आए जब आप किसी दूसरे मुल्क को ये कहकर अटैक करते हैं कि जी इसके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वन थिंग, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है डिप्लोमेटिकली आप क्या समझते हैं ईरान ने क्या सीखा है? बिकॉज़ अभी जो लास्ट अमरीकी अड्डों के ऊपर जब कतर में हमला किया गया एंड ऑल, तो कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को भी या कुछ गल्फ की कंट्रीज़ को भी वो नाराज़ कर बैठे हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके पहले दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ। श्योर। मेरे ख्याल में जो हम ये समझ रहे हैं कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज नाराज हो गई हैं, वो ट्रेडिशनल स्टेटमेंट्स तो आई हैं, लेकिन ये जो अटैक था ये अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये अमेरिका, कतर और ईरान और इजराइल इन चारों की मर्जी से ये अटैक हुआ था। देखिए, अमेरिका ने जब अटैक किया था ईरान को, तो ईरानी अवाम का इतना प्रेशर था कि अगर गवर्नमेंट रिटेलिएट ना करती तो वो उनके लिए नेगेटिव होता। तो उन्होंने एक सिंबॉलिक अटैक तो करना था, ठीक है, और उन्होंने उस टारगेट को चुना जो उनके सबसे करीब था। उन्होंने अपने वो मिसाइल इस्तेमाल किए जो सबसे रूडिमेंट्री और बेसिक थे, और उन्होंने पहले से बता दिया कतर और अमेरिका को कि जी के हम ये अटैक करने जा रहे हैं।
इसलिए आप देखेंगे उन्होंने 14 मिसाइल फायर किए, जिसमें से 13 तो इंटरसेप्ट हो गए और एक हेवाई चला गया। ठीक है ना। सो ये जमीन पे कोई नुकसान नहीं हुआ, सारों की ईगो सेटिस्फाई हो गई और एक सब जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठने को तैयार हो गए। सो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो हम ये कहते हैं कि जी के आगे क्या होने जा रहा है, मेरे ख्याल में जो यूनिपोलर वर्ल्ड जो है अब उसको खत्म होना। वाई? क्योंकि अब इस कॉन्फ्लिक्ट ने जहां बहुत सारी चीजों को क्लियर किया है, उन्होंने इस चीज को भी क्लियर कर दिया है कि किसी भी इलाके में पीस उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक दोनों ताकतें बराबर की ना हो। अगर एक कंट्री ज्यादा ताकतवर होगी और दूसरी कंट्री कम ताकतवर होगी, जो ताकतवर कंट्री है वो अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश करेगी। और इजराइल पिछले 40-50 साल से यही करता आ रहा है गल्फ कंट्रीज के बीच में। आप देख लिये उसने लीबिया में, इराक में, लेबनान में, सीरिया में, पैलेस्टाइन में, गाजा में यही किया कि वो अपने आप एक खुद बहाना बनाता है, ऊपर चढ़ जाता है और फिर तबाह करके उस मुल्क को सबड्यू कर देता है और एक वेसल स्टेट बना लेते हैं। ठीक है ना। सो अब सबको पता है कि जी कि अगर हमने इस इलाके में पीस रखना है तो हमें बराबर होना पड़ेगा। चलें, अब ये देखिए, यही मैं आपसे कह रहा हूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। मीनवाइल वी हैव बीन जॉइंड बाय सीनियर पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान अब हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो प्लीज़ एक्सेप्ट हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो कारनामा आप पूरी टीम ने सर अंजाम दिया है सिफारती महाज पे, वो बहुत कमेंडेबल है, हम उस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका रिएक्शन ऑन ऑल दिस। अब जंग बंद हो चुकी है, बट डू यू थिंक कि ये जंग बंदी, चाहे वो पाक भारत चाहे ईरान इसराइल, वो देरपा है या फिर फ्रेजाइल है? जी बिल्कुल, कल सुबह भी कुछ दोस्तों ने ये बात पूछी थी टीवी पे, तो मैंने कहा था कि जी जाहिर है हम जंग बंदी तो कौन नहीं इसका खैर मकदम करेगा सिवाय जंगजू लोगों के, जो इजराइल में लगता है बहुत ज़्यादा अपने आप को मुस्तहकम करने के चक्करों में है। बात यह है कि जंग बंदी हमेशा बेहतरी की नज़ीर होती है, लेकिन जो यहाँ की जंग बंदी है वो तो मैंने कल सुबह कहा था, शादियाने मनाने से पहले ये सुन लें और समझ लें कि आपने कम से कम 24 घंटे तो इसे स्टेबल इसका इस्तेकाम देखना है। खासा नाजुक है क्योंकि इजराइल का जो रिकॉर्ड है जी जंग बंदियों में सारी दुनिया के सामने है। वो उन्होंने ऑलरेडी कल से शुरू कर दिया अपना रद्द अमल दिखाना और अपना खुली छूट की फिर डिस्प्ले करना, पब्लिक ग्लोबल डिस्प्ले करना। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना जो पर्सनल सरमाया उसमें लगाया था पब्लिक में कह के कि मैंने ये सालसी कर ली है, उसको झुटलाया उन्होंने। उनसे तंबीह सुनी उन्होंने इस गजा में कोई 900 से ज़्यादा दफ़ा वायलेशंस की हैं। लबनान में जो रीसेंट जंग बंदी है उसमें भी 50 से ज़्यादा वायलेशंस कर चुके हैं। तो उनका तो कोई तौर नहीं है, तरीका नहीं है, वो बेलगाम रोग रियासत हैं जी। तो उनसे क्या जंग बंदी होगी जब तक उनकी असला और पैसों की पाइपलाइन ख़त्म नहीं होती। Exactly, and I totally agree with you on this. बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में, चेयरमैनशिप में आप लोग वहाँ गए और फिर जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने अपना मुद्दा सामने रखा डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, कंपैरेटिवली हमने इंडिया का भी देखा कि इतनी बड़ी फ़ौज वो अपने साथ लेके गए थे, बल्कि एज फैसल सेस के बारात लेकर गए थे। उनको वहाँ पर बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने और पूरी टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से पाकिस्तान का मुद्दा ना सिर्फ वहाँ पर रखा बल्कि दलील के साथ उसे प्रूव भी किया। आपसे समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि हाउ वाज इट फॉर यू और पाकिस्तान के लिए हमने क्या अचीव किया इससे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने मैं समझती हूँ एक बहुत सालों के बाद बरतरी अचीव की है, बहुत डिप्लोमेटिकली और अस्करी सतह पर। जब वो 5 दिन की जंग में तो पूरा रीसेट कर दिया हमारे पूरे खित्ते में जो डिटरेंस और स्ट्रेटेजिक बैलेंस को। दूसरी बात, डिप्लोमेटिकली अल्लाह के फजल से और प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत सपोर्ट दी,
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी सपोर्ट दी, वहाँ हमारा वक्त मुस्तकिल इंगेज रहा जी। बहुत इंटेंस और मसरूफ किस्म का ये वक्त गुजरा है, 15 दिन जो गुजरे हैं। ना दिन का पता होता था ना रात का, क्योंकि टाइम जोन के दरमियान हम मूव कर रहे थे, लेकिन वहाँ किसी मुल्क की सुबह नहीं छोड़ी और शाम नहीं छोड़ा। दिन रात एक करके मतलब बगैर किसी लंच शेड्यूल के हम लोग निकल जाते थे, तो दिन में एक ही दफ़ा खाने को कुछ मिलता था चलते चलते, अगर वो भी नसीब हो जाए और या किसी शाम की वर्किंग डिनर हो जाए। तो इट वाज वेरी इंटेंस। मैं अगर इसका ह्यूमन साइड बताऊं, लेकिन पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली एंड डिप्लोमेटिकली बहुत ही वो मैं समझती हूँ करामत इसलिए था कि हमने बहुत वाज़ेह मैसेज था, स्ट्रेटेजिक मैसेज था। चेयरमैन बिलावल हर जगह जिससे भी मिलते थे उनकी इंटरेस्ट की बुनियाद पर वो अपना तकरीर भी अडेप्ट करते थे और उनके सवाल जवाब बहुत शफाफियत से टीम ने आंसर किए। चाहे वो पानी का हवाला हो, इंडस वाटर ट्रीटी पे बहुत इंटरेस्ट था लोगों में, क्योंकि उनको उसके बारे में प्रॉपर मालूमात नहीं थी। और ज़ाहिर दहशतगर्दी पर कोई लगी लिपटी नहीं थी। नए पाकिस्तान की बात की और हमारे जदीद प्रायोरिटीज़ की बात की, इंक्लूडिंग अब जो सूरत हाल है पूरे बड़े सग़ीर में, जिस तरह हम जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पिछली 2 दहाइयों से, मैं नहीं समझती हूँ और कोई मुल्क लड़ रहा है। तो ये सारी बातें हुई और ज़ाहिर है कश्मीर के मुद्दे पर तो एक देरपा पोजीशन है जिसको ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप ने टॉकिंग पॉइंट रिफ्रेश कर दिए इंटरनेशनली सबके लिए। तो ये बातें सब होती रहीं और ये अच्छा मौका है, हमारी एम्बेसीज फॉलो अप करें तो आपकी बरतरफी ज़रूर रहेगी। आपका जो आखिरी पॉइंट बहुत अच्छा है मैम, उसी को सवाल बना के अगर मैं आपके पास लेके जाऊं, पाकिस्तान के पास ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी ज़बरदस्त है। ट्रंप जब कश्मीर का ट्वीट में तस्करा कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि जो बिग पावर है दुनिया की वो चाह रही कि मामला हल हो। आप लोगों ने भी कमेंडेबल काम किया और पूरी दुनिया के सामने एज़ कम्पेयर टू इंडिया, शशि थरूर साहब गाना वाना गा रहे थे, बहुत ही बेसुरा टाइप का उन्होंने गाना भी गाया और आप लोग यू आर देयर वर्किंग डिलीजेंटली। सो हम अब सिफारती महाज पे, सियासी महाज पे इस मुद्दे को कश्मीर, एंड नॉट टू फॉरगेट द वाटर थिंग, उसको हम पसे पर्दा नहीं रख सकते, वो जो उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है। सो इन चीज़ों को हम नाउ पाकिस्तान डिफरेंट फ्रंट्स पे कैसे लेके आगे बढ़े कि ये अब मसले हल की तरफ जाएं? जी बिल्कुल, हल की तरफ तो तब जाएंगे जब दोनों फरीकीन तैयार होंगे। हल एक तरफ से नहीं, अनलेस अस्करी हल ही होता है जो एक तरफ से होता है, और ये तो तयशुदा बात है कि इस खित्ते में कोई अस्करी हल नहीं हो सकता किसी मसले का, चाहे वो कश्मीर हो, इंडस वाटर ट्रीटी की एक तरफा मुअत्तली हो, या आप इसमें दहशतगर्दी के इल्ज़ामात दागते जाएं मिसाइल्स की तरह, ये तो नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान ने तो अपना रद्द-ए-अमल बहुत टारगेटेड प्रिसाइज तरीके से जवाब में दे दिया अस्करी सतह पर, और जो सारी दुनिया ने देख लिया कौन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अब एशिया में हो सकता है, ये भी तय हो गया। सिर्फ अमन हो सकता है, कोई मुल्क नहीं हो सकता जी, क्योंकि वो नहीं स्टैंड अप कर सके पाकिस्तान की जवाबी हक के जवाब के, और उन्हें तो फिर वो क्या एशिया पैसिफिक का किसका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अमन से होगी, और ये बात बावर की गई बार बार अल्फाज में भी, और मैं समझती हूँ हमारे अस्करी रद्द-ए-अमल से भी। एब्सोल्युटली शही साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में हमारी मेहमान और आप तक का जो एक्सपीरियंस था ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट वो हमारे साथ शेयर किया। विद दैट आई थिंक जैसे इंडिया को ब्रेक की ज़रूरत है, आई थिंक हमें भी ब्रेक, हमें बहुत ज़रूरत है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। स्टे विद अस। एक बार फिर खुशामदीद। कराची वालों के लिए अच्छी नवीद ये है कि कुछ कुछ मौसम अच्छा होता जा रहा है। शाम में तो बहुत ही दिलबर और दिलरुबा किस्म का मौसम हो जाता है, रोमांटिक मौसम
मौसम हो जाता बहुत है, अच्छा रोमांटिक मौसम हो जाता भी है। आप जितने भी कराची अल्फाज वालों इस्तेमाल कर सकते वालों को इसकी बहुत खुशी। क्या कह रहे हैं? आई डिड नॉट लिसन टू, व्हाट डिड यू से? नहीं, मैंने कहा कि आप कराची के मौसम जितना हसीन हो रहा है उसके लिए जितने अच्छे अल्काबात इस्तेमाल कर सकते हैं आप करें, क्योंकि इतने अरसे बाद कराची हुआ वालों है। को ये कम कम नसीब होता है ना, इसलिए यू नो दिलरुबा और दिलफरेब कम कम नसीब होता है मौसम। मौसम थोड़ी देर की खामोशी इख्तियार करेंगे। एनीवेज वी वर टॉकिंग अबाउट द वेदर, और वेदर पंजाब में तो बारिशें हो ही रही है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अब कराची में कब होंगी। बट बिफोर दैट, मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो है वो अपने नाज़रीन को दिखाएं। हमने जो अपने मौसम के साथ, अपने माहौल के साथ किया हुआ है उस पर बातें तो बहुत करते हैं, अमली इक़दामात नहीं होते। एक तालिब इल्म है, बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, उन्होंने एक अनोखा और मुनफरिद अंदाज़ अपनाया है और ये बलूचिस्तान कोयटा यूनिवर्सिटी के सामने इन्होंने एक पौधा लिया है और उस पौधे को उन्होंने इस तरह डिनोट किया है कि ये हमारी ऑक्सीजन, और खुदा का वास्ता वो वक्त ना लाएं कि हम ऑक्सीजन पे आ जाएं। बाय द वे आ चुके हैं हम ऑक्सीजन पे, हम एक्चुअली ऑक्सीजन पर आ चुके हैं। और मेरे ख्याल में बहुत ही थॉटफुल मैसेज इस बच्चे ने शेयर किया है कि यू नो पौधे हमारी ऑक्सीजन हैं, और अगर आप पौधों को ख़त्म कर देंगे, पौधों को काट देंगे और वहाँ कंक्रीट के जंगल बनाते चले जाएंगे, तो आप जिसके लिए ये कंक्रीट का जंगल खड़ा कर रहे हैं उसके लिए सांस होगी तो ही आप वहाँ पर रह पाएंगे ना। इसलिए पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि ये बच्चा बलूचिस्तान का था, आई रियली वांट टू से कि जिस दौर में मैं बहुत ज़्यादा कोयटा गई हूँ, कोयटा वाज वेरी ग्रीन, वेरी लेस कंक्रीट, और बलूचिस्तान में इस तरह की बहुत सारी जगह आपको मिलती है। सो अब कोयटा वैसा नहीं है, अब वो कंक्रीट का जंगल तकरीबन 80 से 90% बन चुका है, और वहाँ पर वाकई इतनी पोल्यूशन है कि आप वहाँ पर आराम से सांस नहीं ले सकते। पोल्यूशन कहाँ नहीं है बॉस, है, कहाँ नहीं है। yes, इसी yes, वजह है से तो तो फिर हर हम जगह। देखते हैं कि इतने मौसम की ख़राबी, फिर मौसम में शिद्दत, गर्मी है तो बहुत गर्मी, सर्दी है तो बहुत सर्दी, और बारिश है तो बहुत बारिश, या फिर है ही नहीं। तो इस बार क्या होने जा रहा है? पंजाब भर में तो बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक चीज़ और वो ये कि पिछले आखिरी क्वार्टर था ना शादिया, उसमें कहा गया था कि जी कम हुई है बारिशें, तो उससे ज़राअत को कितना नुकसान पहुंचेगा, और क्या हमने वो रिकवर किया है नहीं? इस दफ़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बारिश ज़्यादा होगी, तो कितनी ज़्यादा होगी? तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। ये अच्छी बात भी है और अच्छी बात भी नहीं है। वी आर एट बोथ साइड ऑफ, मामूल से ज्यादा हो गई, दोनों तरफ हमारे पास सिस्टम नहीं है ना उसको बचाने का। तो चलिए सब पे बात लेकिन कर आपकी लिया। जमीन से हम जितनी तेजी से पानी निकाल रहे हैं बोरिंग के जरिए और डिफरेंट मीन्स से, उसके लिए ये एक चीज़ होती है कि वो उसको कवर अप कर सके, क्योंकि ज़मीन की अपनी हिद्दत टेम्परेचर को इतना ज़्यादा बढ़ा देती है और ड्राई कर देती है। अच्छा पॉइंट रेज़ किया आपने, ये वाला पॉइंट भी और इस समय दीगर पॉइंट्स भी हम लेके चलेंगे माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर के पास। मरियम अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। तो चलिए बारिशों के से आगाज़ करते हैं। इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी कि जब मैं गाड़ी चलाता हुआ कल शाम में ऑफिस जा रहा था, तो हल्की ऑफिस से जा रहा था, इसमें होता हूँ मैं, खैर, तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सो इट्स अ गुड साइन कि कराची समेत दीगर जगहों पे बारिश का हम सुनने में आ रहा है। बट क्या हम ज़्यादा रेनफॉल एक्सपेक्ट करें? जी वालेकुम सलाम। देखिए जो महकमा मौसमियात की फोरकास्ट है उसके मुताबिक हमारे पास जो मॉनसून है वो थोड़ा अर्ली आ गई है, और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है महकमा मौसमियात के मुताबिक कि अबव नॉर्मल रेनफॉल जो है वो हमारी देखी जाएगी मॉनसून के सीज़न में। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप देखें कि शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा हो सकता है। आप देखें कि कराची, लाहौर, कोयटा, बहुत सारे जो बड़े बड़े शहर हैं, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, इनमें कंक्रीट जैसा कि सेगमेंट के स्टार्ट में भी आपने बताया कि कोयटा में ज़्यादा है, तो ऐसे ही हर शहर की ये सूरत हाल है। तो फिर उसी हिसाब से आपको अर्बन फ्लडिंग और जो नालों के किनारे जो आबादियाँ हमारी कच्ची आबाद होती हैं, इसके अलावा जो सड़कों पर भी इवन जो पानी बहुत ज़्यादा आपका निकल आता है, इसका मतलब है कि हमें वो भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन बरसात के मौसम में हम ये भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारा जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है इन्वायरमेंट में वो 60 से ऊपर चला जाता होता है, जिसकी वजह से ब्रीथ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो नॉर्मल ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो 30% से 60% के बीच में होनी चाहिए, खास करके तो उन इलाकों में जहां हवा नहीं चलती है। लाइक कराची में शायद आपको ये फेस नहीं करना पड़ेगा, बट पंजाब साइड पर आपको ये बहुत ज़्यादा महसूस होगा।
जी, बिल्कुल। आपको बड़े शहरों में जहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल आपका ज़्यादा होता है 60 से ऊपर या 30 से कम हो, तो वहाँ पर जो है वो डिफरेंट रेस्पिरेटरी किस्म के इश्यूज़ होने लगते हैं। आपके पावर आउटेजेस भी साथ उसके मिक्स कर दी जाएँ तो एब्सोल्युटली इससे डिफरेंट तरह के इश्यूज़ जी क्रिएट होते हैं। मरियम, आपने कहा अर्ली मानसून, महकमा मौसमियात ने भी कहा अर्ली मानसून, और आपने थोड़ा बहुत बता भी दिया कि जी अगर हुआ तो इससे होगा क्या ना, इसको ज़रा बड़ा करते हैं आम देखने वाले के लिए। पहले जून जुलाई में गर्मी इसी वजह से होती थी छुट्टी, उसके बाद छुट्टियां ख़त्म होती थी, बच्चे स्कूल जाते थे एंड दे यूज्ड टू हैव अ प्लेजेंट वेदर अराउंड अगस्त सितंबर। अब तो यहाँ पे हालत यह है कि अक्टूबर तक एसी चल रहा होता है, अगर मैं कराची की बात करूँ तो। और फिर बारिशें वो अगर वक्त से पहले हो रही हैं तो उसका इसका क्या असर पड़ रहा है हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारी क्रॉप्स जिनको पहले पानी नहीं चाहिए होता, अगर उनको पहले मिल जाए और बाद में जब चाहिए होता है उस वक्त ना मिले तो क्या हशर हो रहा होगा। पहले तो मैं ज़रा गर्मी के हवाले से आप जो मैंने कमेंट किया उस पर ज़रा बताइएगा एंड देन कम टू द बारिश वाला थिंग। जी बिल्कुल। देखिए कि ये जो क्लाइमेट चेंज आपका होता है ऑफ कोर्स वो आपके प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स को अफेक्ट करता है, और प्रेसिपिटेशन पैटर्न ये क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका शिफ्ट आ गया है वेदर पैटर्न्स के अंदर। आप देखें कि मिसाल के तौर पे जो किसान जो है वो 2 से ढाई महीने का जो टाइम पीरियड है, इस तरह का शिफ्ट आ गया है कि अगर जो फसलें 2 से ढाई महीने ताख़ीर से अगर बोएं और फिर काटें उसी हिसाब से, तो आपको पानी जिस वक्त ज़रूरत है फसलों को उसी वक्त अवेलेबल होगा। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम थोड़ा सा बिगर है कि किस तरह से एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट कर रहा है। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका शिफ्ट आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ आपका ये भी है कि जब पानी बरसात में आता भी है तो हमारे पास स्टोरेज का कोई ख़ास मैकेनिज़्म नहीं है। आप देखें कि दुनिया भर में कम्यूनिटी लेवल से लेके आपके नेशनल लेवल तक मुख्तलिफ़ किस्म के वाटर स्टोरेज करने के तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर कम्यूनिटी लेवल का आपका जो है वो आता है पिट होल्स होते हैं या ड्रम्स या इस तरह के छोटे छोटे मिनी डैम्स होते हैं जिसमें पानी स्टोर होता है, और थोड़ी सी पानी के साफ़ करने के प्रोसेस के बाद वो एटलीस्ट डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो जाता है या फसलों के लिए आप कहें कि इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ चूँकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आ रहा है कि ज़्यादातर हमारे फार्मर्स जो इंडस वाटर या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था पानी की वजह से, अब वो ड्राई होते जा रहे हैं। वो आप देखें कि ग्राउंड वाटर निकालना हो तो बहुत गहरे गहरे खोद के कहीं आपके पास पानी आ रहा होता है, तो ऑफ कोर्स आपका फसलों पे इम्पैक्ट तो आता है। और किसानों को मेरा ख्याल है जो हमारी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स हैं उनको किसानों को थोड़ा सा ट्रेन करने की ज़रूरत है कि ये जो शिफ्ट आया है उसी हिसाब से उनको इन्फॉर्म करें कि उन्हें थोड़ा डिले के साथ जो है वो फसलें काश्त करनी चाहिए। एटलीस्ट 2 से ढाई महीने का जो अभी फसलों को तक जो बोने और वेदर काटने का पैटर्न वक्त भी जो है वो फ़र्क हो गया है और फार्मर्स को इस हवाले से सीखना होगा, और मेरे ख्याल में ये अब न्यू नॉर्म होता जा रहा है। मरियम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने हमें इन्फॉर्मेटिव बातें बताई कि अब वो वक्त आ गया है कि ये नया नॉर्म बनता जा रहा है और इसे हमें अपनाना होगा, वरना हमारा अपना ही नुकसान। अब वो वक्त भी आ गया है कि हमें ब्रेक को अपनाना होगा। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। लेट्स अपनायो फायदा ब्रेक। खुशामदीद। फैसल, एक सवाल है मेरा आपके लिए कि काम तो हम सब करते हैं, लेकिन सोशल इंटरेक्शन इस बीच और दोस्तों से मिलना और अहल खाना की शक्लें देखना, अपने प्यारों को देखना कितना ज़रूरी होता है? ये तो उस वक्त हमें अंदाज़ा हो गया था जिस वक्त कोरोना हुआ था ना। एग्जैक्टली, एंड आई हैव दिस क्वेश्चन। अब सोचिए उन लोगों के बारे में जो कि कई कई दिन अपने घर वालों को नहीं देख पाते, यानी सी फेयर्स। उनका साथ क्या होता होगा, कितनी कठिन है उनकी लाइफ, नहीं? यस, और आज ही इन लोगों का दिन भी मनाया जा रहा है, वर्ल्ड सी फेयर्स डे। कुछ हमने बताया और कुछ आगे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुशीर मैरी टाइम अफेयर्स कमोडोर रिटायर्ड मसूद अकरम साहब। कमोडोर साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट्स अ बिग डे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सी फेयर्स के हवाले से बताइए, उनकी कुर्बानियाँ क्या होती हैं, कितने दिनों तक वो अपने घरों से बाहर रहते हैं और ये काम कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज सी फेयर डे आपने पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया है। 25 जून को हर साल मनाया जाता है। तो ये फेयर्स तो वो लोग हैं इनको हम अनसंग हीरोज कहते हैं। आप कोविड में भी देखें तो पूरी दुनिया की ट्रेड जारी रही, हालांकि बॉर्डर्स बंद हो गए थे, और इन्होंने आप देखें कि पूरी दुनिया को अलाइव रखा, ट्रेड को अलाइव रखा, और लोगों को घरों में यानी कि खाना पहुंचता रहा इनफैक्ट अगर आप देखें तो। और ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया, अगर आप इसको रिलेट करें कोविड से, तो ये तो
पूरा साल एग्जैक्टली डेढ़ इनकी साल तो सी में जिंदगी रहे। ही कोरोना के दिनों हाँ जैसी बिल्कुल सी होती में रहे, है। बेचारे स्टैंडर्ड रहे और अभी भी ये घरों से दूर जा रहे हैं। इनके सोशल प्रॉब्लम्स ही यही है, सबसे बड़े चैलेंजेस ही यही हैं। ये जी घरों से इतनी दूर रहते हैं और बच्चों से दूर रहते हैं, पुलिस जी। से अच्छा दूर रहते मसूद हैं। साहब, आप तो ये जानते हैं कि इस बार का थीम ये रखा गया है कि किस तरह से माय हरासमेंट फ्री शिप जो है उस पर ज़रा चाहते हैं कि इन लोगों को जिस हरासमेंट का, जिस बुलिंग का सामना करना पड़ता है, उसके हवाले से ये थीम रखा गया है। तो उसके लिए अगर हम इसको पाकिस्तान में अप्लाई करके देखें तो हम कहाँ खड़े हुए हैं? अच्छा, अगर इसको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पाकिस्तान की जो शिपिंग कंपनीज हैं जहाँ तो इतना इश्यूज नहीं है, क्योंकि देखें ना होमोजेनस यहाँ पे हमारा क्रू होता है। अगर आप देखें सारे पाकिस्तानी हैं, फॉर एग्जांपल हमारे शिप्स हैं तो अच्छा, हम मज़ीद बात करेंगे। मैं ना अगला सवाल, एक तो आपने ये वाली बात की, दूसरा ये कि जो छूटते ही जहन में आती है, दे आर द पायरेट्स, वो जो बहरी कज़ाक हैं, वो जब इस तरह की कोई हरकत होती है तो ये लोग कितना कैसे उसको टैकल करते होंगे। आपको याद होगा कराची के भी एक कैप्टन थे इशरतुल इबाद के टाइम पे yes. उनको फिर लाया गया था और बड़ा उनको सेलिब्रेट किया गया था। सोमाली कज़ाक थे yes. जिन्होंने उन्हें पकड़ लिया था। अच्छा, एक तो ये होता है कि पायरेट्स का जो डर रहता है और जिस तरह से वो वहाँ पर मदद बहुत लिमिटेड होती है आपके पास। तो दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ जो वेदर होता है वो एक्सट्रीम होता है, यानी ठंड है तो बहुत ज़्यादा है, अगर बारिश हो रही है तो आपकी कश्ती और ये सारी चीज़ें आपको आपकी कश्ती को बर्दाश्त करना है, आपके कैप्टन के ऊपर उसमें मौजूद लोगों को वो बर्दाश्त करना है और आपकी मदद इतनी जल्दी आने नहीं वाली है। अच्छा मसूद साहब, एक तो कंटिन्यू कीजिएगा और दूसरा ये भी सवाल मेरा है आपसे कि सबसे बड़ा थ्रेट जो होता है वो कज़ाकों का होता है, पायरेट्स का। वो ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या होता है और फिर कितना हो चुका है अब तक एनकाउंटर। पाकिस्तानियों ने भी इसको एनकाउंटर किया होगा लाजमी। जो पायरेसी का इशू है पाकिस्तानी शिप्स पे तो खैर आज तक ऐसी कोई नॉन अटेम्प्ट नहीं हुई है, लेकिन हमारे एरिया में जैसे बाबल मंदब के पास जो सोमालियन एरिया है, इस इलाके में बहुत ज़्यादा पायरेसी अटैम्प्ट हुई हैं। स्टेट ऑफ मलाका में होती है, यूजुअल है ये, लेकिन तो हम पाकिस्तान का इसमें रोल बड़ा कलीदी रहा है। पाकिस्तान CMCP जैसे कोलिशन मैरीटाइम पेट्रोल कैंपेन के अंदर पाकिस्तान हिस्सा रहा है और अब तक है। जितनी भी यानी कि पाकिस्तान का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जितनी भी पायरेसी की प्रिवेंशन के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान का इसमें रोल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच मसूद साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। चलिए अभी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फौरन हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिए। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। पड़ोसियों, संडे कैसा रहा? भाई संडे, अभी आज तो वेडनेसडे है, आज क्यों संडे का जिक्र हो रहा है? मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो गुज़िश्ता रोज़ है ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। गुज़िश्ता? यस, जो कल गुजर चुका है। Are you talking about मंगल? नहीं, मैं उस मंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, उस जंगल में मंगल की बात कर रहा हूँ जो कल हो चुका है लीड्स में। क्या कमाल काम हुआ है ना, क्या जबरदस्त काम हुआ है। मतलब 5 सेंचुरियां, हाँ, एक टीम बनाए, हाँ, और उसके बाद भी हार जाए। आप सोचें, इंग्लैंड ने इंडिया को हराया, इंडिया हार गया, बुरी तरह हारा। 371 रन का पहाड़ जैसा टारगेट देखकर 5वें दिन की पिच पे हारा। और उसके बाद क्या हुआ सादिया? उसके बाद बेचारे भारतीय पागल हो गए, और ये हम नहीं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं। हाँ, वो हम दिखाएंगे भी कि वो बेचारे किस तरीके से अपने आप को ही कह रहे हैं कि हम पागल हैं, हम पागल हैं। लेकिन सादिया मतलब कि क्या कहते हैं, वो पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। इंग्लिश बल्लेबाजों ने तो कमाल कर दिया। अच्छा पता है, एक और मैं आपको बात बताऊँ, ये इंडियन ये या यूट्यूबर हो गए या फिर वो जो दिनेश कार्तिक साहब हैं, वो जो कमेंटेटर हैं, वो ना इस मैच, ये जो दिन जब शुरू हुआ था 5वां, ये साहब बैठ के बोल रहे थे कि बुमराह जो है वो वसीम अकरम से बेहतर है, क्योंकि उन्होंने सेना कंट्रीज में वसीम अकरम से ज़्यादा विकेटें ले ली हैं। ठीक है, और उसके बाद ये हुआ, देयर यू गो। तो ये बेटा ये ऐसी बातें नहीं करते। फैसल, द थिंग इज दिस कि हार जीत तो सबके साथ ही होती है, और पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तानी एंड क्रिकेट फैंस, हमने अपनी टीम से बड़े सारे सबक हासिल किए, लेकिन हम्बल रहना यू नो ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और भड़के मार देते हैं, बहुत अच्छा है ना, आप जीत जाए ना, टेस्ट ये जीत जाए तो उसके बाद हो जाता है आपको नुकसान, और सिर्फ इधर क्रिकेट में नहीं होता, दूसरे मैदान में। अच्छा, मैं आपको एक और भी दिखाता हूँ। कुछ लोग ना क्रिकेट के मैदान को वो लकी रानी सर्कस समझते हैं।
हाँ, उसमें से एक ऋषभ पंत है और उन्होंने सेंचुरी बनाई, सेंचुरी बना के वो कलाबाजी भी खा रहे थे। हाँ, तो ये कलाबाजी हो गई या बल्लेबाजी हो गई, कुछ भी काम नहीं आया भारत के। और इतना बड़ा टारगेट 371 आखिरी दिन, सोचें यार, और फिर भी आप हार जाएं तो इससे तो मुझे एक ही चीज़ याद आती है। पता है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दोबारा फिर सुनील गावस्कर साहब ने, जिन्होंने उन्हें स्टूपिड बोला था, इसके करने के बाद उन्होंने आगे चलकर उनको दोबारा समरसॉल्ट करने के लिए कहा। हाँ, सुपर बोला और उसके बाद फिर ये सारा हो गया। अच्छा, वो वीडियो जो है वो आपको सेगमेंट के आखिर में लाजमी दिखाएंगे इंशाल्लाह, वादा है आपसे। लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और फ़र्ज़ कीजिए आप कप्तान हैं एक टीम के और आपके पास 371 का बड़ा हदफ है, टेस्ट मैच का आखिरी 5वां दिन है, आपके पास सो कॉल्ड वसीम अकरम से भी बहुत बड़े बॉलर हैं और उसके बाद आप ये करते हैं कि आप 5 विकेटों से हार जाते हैं। उसके बाद फिर आपके पास क्या रह जाता है? तो सही बात है ये। आप देखें कि इंडियन मीडिया और इनके कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट रवि शास्त्री खास तौर से, वो बार बार ये कह रहे थे कि इंडिया इस वक्त जो है विनिंग पोजीशन में। इवन ये कि जो ग्राफ दिखाया जा रहा था ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से, उसमें भी इंडिया को जो है वो विनर दिखाया जा रहा था जब इनिंग शुरू हुई है। लेकिन हमें यकीन था, क्योंकि इंग्लैंड की टीम उसने पिछले 2-3 साल में इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, उन्होंने क्रिकेट का मिजाज बदल दिया है। मैं समझता हूँ इंग्लैंड की टीम ने टेस्ट क्रिकेट को इतना अट्रैक्टिव बना दिया है, जो पहले लोग नहीं देखना पसंद करते थे, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। लेकिन इंग्लैंड ने हर टेस्ट मैच का, आपको याद होगा पाकिस्तान में उन्होंने जो टेस्ट मैचेस पहली सीरीज, लास्ट सीरीज से पहले जो सेकंड लास्ट खेली थी, उन्होंने वो मैचेस जीते थे जहाँ पे हमारे अपने कमेंटेटर्स ने कहा था कि ये टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा, और वहाँ पे वो जीता। और ये जो कल उन्होंने जीता है, ये तो कमाल कर दिया है। मैं बताऊँ आपको कि बैन डकेट की बैटिंग और उसके बाद फिर जो रूट की बैटिंग, बैन स्टोक्स की बैटिंग, कमाल की बैटिंग की उन्होंने। इंडियन बॉलर्स जो है उनको पता चल गया है कि उनके पास कोई अच्छा बॉलर नहीं है। बुमराह ठीक है, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन बुमराह के अलावा कोई बॉलर नहीं था। आपके पास कोई अच्छा रेगुलर स्पिनर नहीं था। ये देखें आप, जडेजा के साथ जो है एक बड़ी टीम के खिलाफ नहीं जा सकते, आपको एक रेगुलर स्पिनर चाहिए होता है। तो कल का मैच जो है, मैं समझता हूँ क्रिकेट की तारीख में बड़ा याद रखा जाएगा। और ख़ास तौर से मुझे ये हैरत होती है कि जीतता इंग्लैंड था, खुशियाँ पाकिस्तान में मनाई गई हैं। well, इसी हैप्पीनेस के साथ हैदर साहब आप भी एंजॉय करें। वी हैव अ वीडियो टू प्ले एंड देन थोड़ा उस पे भी बात करते हैं। हाँ जी, वो वीडियो दिखाएं। ये लोग थे जो जसवीर बुमराह को वसीम अकरम से ज़्यादा कह रहे थे और कह रहे थे जसवीर बुमराह को फ़र्क नहीं पड़ता, भंगड़े डाल रहे हैं वो। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बार बार फील होती है इंडियन खासतौर पर यूट्यूबर्स को देखकर, क्रिकेट वाले, कि यार इनमें बर्दाश्त कितनी कम है। मतलब पल में तोला पल में माशा वाला हिसाब है। मतलब आपको जहन सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि भाई मेंटल स्टेबिलिटी है या नहीं है। कमिंग बैक टू क्रिकेट अगेन। तो अच्छा, तो हैदर साहब, नाउ द थिंग इज के जब ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही थी तो सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि जी क्या 4-0 समथिंग लाइक दैट, या 3-0 या 3-1 इस तरह से कहा था। तो आपके पास रोहित शर्मा और विराट कोहली अब नहीं है। कल दिनेश कार्तिक ने आखिर में जाते आते कहा कि आप मिस करेंगे विराट कोहली को, वो अग्रेशन, चाहे वो हार भी रहा होता था तो वो अगर 20-25 रन पे भी होता था तो कहता था बॉलर को कि जी दौड़ जाओ इन पे। तो वो अग्रेशन, जाहिर सी बात है, वो नहीं था। सो इन द लॉन्गर रन दीज प्लेयर्स विल बी मिस्ड। अपनी क्लास है, रोहित शर्मा की अपनी क्लास है। फिर टीम में वो पिछले 15-16 साल 17 साल से टीम में खेल रहे थे, तो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था टीम के साथ, अब वो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि प्लेयर्स आते जाते रहते हैं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना आपकी स्ट्रेटेजी पे और आपकी जो टेक्निक है उस पर असर पड़ता है। कल मैं हैरान था जब शुभमन गिल ने फील्ड सेट की और 371 कोई कम रन नहीं थे, बहुत ज्यादा थे। वहां पे आपको अटैकिंग फील्ड लेनी चाहिए थी, आपको बैट्समैन के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए था। आपने वहां पे डिफेंसिव फील्ड ले ली, आप रन्स बचाने के चक्कर में चले गए। और इंग्लैंड की टीम के साथ आप रन्स नहीं बचा सकते, आपको अटैक करना पड़ेगा। बॉलर्स ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की है, कहीं कहीं कुछ बॉलें कुछ पड़ गई जिसकी वजह से उनको विकेटें मिल गई, वरना शायद हो सकता है इंग्लैंड की 10 विकेटों से टेस्ट जीत जाता। मुझे तो ऐसा लग रहा था, क्रॉली और वो जब खेल रहे थे बैन टिकट, तो ऐसा लग रहा था ये 10 विकेटों से जीत जाएगा, क्योंकि दोनों बड़े आराम से खेल रहे थे। अच्छा हैदर साहब, पीपल आर आल्सो क्वेश्चनिंग शुभमन की कैप्टेंसी कैपेबिलिटीज पर। पीपल आर क्वेश्चनिंग, इज इट टू अर्ली फॉर हिम? क्या किसी और को कंसिडर करना चाहिए था? मे बी किसी ऐसे को जो कि कम से कम टेस्ट मैचेस के लिए थोड़ा पेशेंट ब्रेन रखता।
जी बिल्कुल, देखें बुमराह ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यस जब इनकी हुई थी उस वक्त उन्होंने कैप्टनशिप की थी। एग्जैक्टली, मेरा इशारा और बुमराह की तरफ ही था। हाँ, बुमराह देखिए, बुमराह को ही होना चाहिए था। बुमराह जो है वो टीम का सीनियर प्लेयर है, उसके अलावा बड़ा अच्छा वो उसका क्रिकेट माइंड है, तो उसको लेकिन मैं आपको ऑल्सो बताऊं उसने रोहित के साथ बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, तो वो एक जी केमिस्ट्री बिल्कुल ट्रांजिशन हो पाती है। एग्जैक्टली बिल्कुल, देखें ना आप जो टाइम के साथ साथ गेन करते हैं फिर आप उस लेवल पहुंचते हैं। शुभमन गिल अभी जो है उन्होंने ना टीम में इतनी रेगुलर रहे, टेस्ट टीम में वो अचानक वो रेगुलर हुए हैं और उसके बाद फिर आके वो कैप्टन बना दिए हैं। तो ऐसा लगता है कि टीम में क्रिकेट बोर्ड में वहाँ पे जो है मनमानियाँ चल रही हैं कि बस नहीं इसको नहीं बनाना है। बल्कि मैं आपको बताऊँ, चूंकि बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलेंगे 5 में से, तो उन्होंने पहले ही कह दिया, शायद उनको सजा के तौर पर उन्होंने कहा नहीं ये हम आपको नहीं बनाएंगे कैप्टन। तो ऐसी हरकतें करने से आप टीम खराब कर देते हैं। आप परेशान होंगे क्योंकि शुभमन गिल में वो कैलिबर नहीं है जो बुमराह का कैलिबर है, कि मैं आपको बता दूं। ऑल राइट, अच्छा मैं इसके साथ ज़रा आप कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट की भी बात कर लेता हूँ। ऑल्दो कि हमारी इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, लेकिन हमारे लड़के इंटरनेशनल हो रहे हैं सर। बाबर आजम से लेके शादाब खान से लेके हारिस रऊफ एंड देन शाहिन शाह अफरीदी, सारे के सारे मेरे ख्याल से पहली मरतबा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी प्लेयर बिग बैश में खेल रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इन द लॉन्गर रन? बिल्कुल सही बात है। बिग बैश लीग जो है वो कोई मामूली लीग नहीं है और वहाँ पे प्रोफेशनल प्लेयर्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं। जो इस वक्त करंट टीमों के प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी, आईपीएल और पीएसएल के साथ साथ बिग बैश जो है वो एक बड़े लेवल की, और जाहिर है पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उनका अपना एक लेवल तो है, एक स्टैंडर्ड तो है। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, जैसे कि माजी में इंडिया की वजह से क्योंकि हर जगह इनके इन्वेस्टर्स हैं जो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में जो प्लेयर्स हैं उनकी दुनिया में एक अपनी जगह है, अपनी एक कैटेगरी, अपनी क्लास है और अपनी उनकी एक रिकग्निशन है। ये बड़ी चीज़ है और जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान के लिए ये खुशी की बात है। राइट, अच्छा खबरें ये भी आ रही हैं कि मोहम्मद आमिर और उस्मान जो हैं वो एक लीग के लिए ड्राफ्ट में शामिल हो गए हैं। डू यू हैव दिस न्यूज़? और वो शाहरुख खान की टीम है जी, नहीं, आई वो डिडंट वांट टू सीपीएल में डिस्क्लोज। कैरिबियन लीग में जो नाइट राइडर्स की टीम है शाहरुख खान की, तो उन्होंने मोहम्मद आमिर और उस्मान तारिक जो स्पिनर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, उनको अपनी टीम में शामिल किया है। और उसमें बड़ी क्रिटिसाइज हो रही है इंडिया में कि आपने इन दोनों को क्यों लिया है। अभी तक कोई उन्होंने तो जवाब नहीं दिया है, लेकिन जाहिर है मोहम्मद आमिर जो है वो सीपीएल में हमेशा एक नुमाया बॉलर रहे हैं, तो उनकी अपनी एक वैल्यू है। और हर टीम जो है वो ये नहीं देखती है प्लेयर कहाँ का, वही देखते हैं कि हम किसके जरिए जीत सकते हैं। तो उस्मान तारिक जो है वो मिस्ट्री स्पिनर है, तो दोनों जो है सीपीएल में टीम में शामिल है। शाहरुख। राइट सैयद हैदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो क्रिकेट की दुनिया से ये थी खबरें, और एक बार फिर मैं जो है अफसोस करना चाहूँगा, बड़ा अफसोस हुआ जी। और अफसोस ये भी हुआ कि इस जीत में आप बेचारे बिल्कुल, इस हार में आप बिल्कुल पागल हो रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए आप लोगों के हालात पे। ऐसा वाला कुछ हो रहा है आपको। एनीवेज, फैसल, डू यू ड्राइव अ कार? डू यू हैव अ कार? जी मेरे पास गाड़ी है और उसको मैं चलाता भी हूँ। चलाते हैं उस गाड़ी को? नहीं, खाता हूँ। क्या करते हैं? हारमोनियम बजाते नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। हाँ भाई, चलाता हूँ, गाड़ी होती चलाने के लिए ना। अच्छा, तो मुझे ये आपसे पूछना है कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो फिर उसको रखना, उसकी मेंटेनेंस करना, आई मीन व्हाट इज योर एक्टिविटी विद योर कार? ऑब्वियसली क्योंकि ऑफिस आना जाना, फिर फैमिली मेंबर्स के यूज़ में भी, सो उसका टायर चेक से लेके उसका इंजन, और फिर ऑयल चेंज, यू नो। राइट, तो अगर आप ये सारी चीज़ें ना करें, ख्याल ना करें, उसकी मेंटेनेंस को ना देखें, तो फिर क्या होगा? तो फिर गाड़ी खाऊंगा बैठ के, यही होगा। फिर ये कि इंजन सीज हो जाएगा, गाड़ी खराब हो जाएगी, आपको लेने के देने पड़ेंगे। आपने जो एक एसेट अपना क्रिएट किया उसका नुकसान ही होगा ना भाई आपको। राइट, व्हाई डिड आई से दिस स्टोरी? दिस स्टोरी एक्चुअली कम्स टू द फैक्ट कि हम ये जानते हैं कि हमारी हॉकी टीम ने नेशनल कप खेला और उसके हम फाइनल तक गए, राइट जी। अब हम फाइनल तक तो गए, लेकिन फिर उसके बाद जी हमारे जो हॉकी के कैप्टन हैं यानी इमाद, उनको बुलाया गया और उनको, मुझे तो यही लगा था कि उनको पज़िराई मिलेगी, उनको बुलाया जाएगा। तो उनको पज़िराई के बजाय क्या मिला भाई? उनको टिकट तक ना मिला, उनको 5,600 रुपए, 5,600 रुपए उनको दे दिए गए। अब कोई बंदा सोचे, आप किसी शख्स को फ्रॉम देयर टू हेयर बुलाएं और उसको आप एक्चुअली मजीद एम्बैरस करने के लिए बुला रहे हैं। आप क्यों उसके लिए उसके साथ ये कर रहे हैं? उसके नमक छिड़क रहे हैं उसके जख्म। अच्छा, हमने कुछ दिनों पहले अमाद भट्ट से बात भी की थी, उन्होंने एक बड़ा चुभता हुआ जुमला कहा था। उस वक्त वो सेमीफाइनल जीते हुए थे। वो जुमला क्या था, आपको सुनाते हैं पहले। 3, 2, 1। कोई नहीं देते,
और आप लोग जो है वो गोल्ड मेडल की तवक्को करके बैठते हैं कि हर बिल्कुल टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम जो है और गोल्ड मेडल जीत के आ जाए। हम्म। ये सिर्फ एक सादे पानी के गिलास से भाईजान गोल्ड मेडल नहीं जीता नहीं जाता। जीत सकते। गोल्ड मेडल जीतने के लिए जिन कंट्रीज ने गोल्ड मेडल जीता ना, उसके पीछे आप सेक्रीफाइस चेक करें, उनका क्या है, उनकी फैसिलिटीज चेक करें, उनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, उनके पास बेहतर दुनिया का। जी हाँ बिल्कुल, पानी के गिलास से गोल्ड मेडल नहीं जीता जाता। और फिर भी अगर वो फाइनल में पहुंच गए हैं तो भाई उनकी करम नवाजी है। और अभी भी वो यही बात करते हैं कि जी सारे के सारे लड़कों को यही चाहिए कि किसी तरह से हॉकी का कमबैक हो जाए। अच्छा, जो जैसे पहले था। सादिया, फिर हुआ है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इस्लामाबाद में एक जोराना रखा, Exactly. भट्ट को मदऊ किया और 5,600 रुपये ना, मैं तो ये समझ रहा था कि कोई PIA का टिकट दिया होगा, बस का भी टिकट 7-8 हज़ार रुपये चल रहा होता है एक्चुअली। और मुझे तो वो 600 वाली लॉजिक भी समझ में नहीं आई कि मतलब आप पूरे 6,000 भी नहीं कर सकते थे, ऑल्दो वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट 5,600 मतलब अच्छा, इस पे आपने क्या सबसे चंदा इकट्ठा करके दिया था? मैं दिस इज सच अ बैड थिंग। ये एम्बैरेसिंग है कि हमारे लिए एम्बैरेसिंग है कि आप अपने नेशनल हीरो को किस तरह से ट्रीट करते हैं। कप्तान को 5,600 रुपये। चलिए इसी पे ज़रा अब हम बात कर लेते हैं और हमारा सर फख्र से बुलंद करने वाले कौमी टीम के कप्तान अमाद भट्ट हमारे साथ मौजूद है। अमाद, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। कौमी हॉकी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, आपका अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उस दौरान बहुत सारी बातें सुनने को भी मिली, द डेली अलाउंस एंड ऑल, तो क्या मामलात रहे और अब एक नई चीज़ आ गई, तो प्लीज़ हमें ज़रा बताइए क्या कुछ हुआ। जी, मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। हम तो ये टूर्नामेंट जीतने गए थे क्योंकि ये पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट था, क्योंकि प्रो लीग में खेलना, वर्ल्ड की जो बेस्ट टीम्स हैं उनके अगेंस्ट कम्पीट करना, दोबारा आपको चांस बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ये एक बड़ा समझ लें कि क्लोज चांस था हमारे लिए, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली नहीं अवेल कर सके। मैं समझता हूँ कि लड़कों ने बड़ी ही हार्डवर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ, बड़े ज़्यादा सेक्रीफाइस के साथ अपने आप को जो है वो फाइनल के लिए लेके गए। उसके पीछे मैं समझता हूँ कि जो हमारे हेड कोच हैं ताहिर जमान, उनका बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की इस टीम को इकट्ठा करने में, इस टीम को बनाने में। मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज टू ताहिर जमान एज वेल। लड़कों को भी जाता है, उसके हॉकी फेडरेशन जो जो काम कर सकती है वो कर रही है। सिर्फ बाकी थोड़ी सी फैसिलिटीज़ अगर बेहतर हो जाएं तो चीज़ें काफ़ी और बेहतर हो सकती हैं। राइट, सो जस्ट वॉक अस थ्रू मात कि क्या हॉकी फेडरेशन की तरफ से इकदाम किए गए हैं और क्या आपको लगता है कि होना चाहिए था? कि हॉकी फेडरेशन काम करना चाह रही है। हमारे प्रेसिडेंट हैं तारिक हुसैन बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब हैं। तब तक काम नहीं हो सकता जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। हॉकी एक पैसा मांगती है, क्योंकि आपने एक साल में अगर आपने वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट मैचेस खेलने हैं, आपने वर्ल्ड कप जीतना है, ओलंपिक चैंपियन दोबारा बनना है। 94 गुजर चुका है, लोग अभी तक 94 को नहीं भूल रहे। मैं कहता हूँ कि 2025 आ गया, रियलिटी पे आए, रियलिटी पे बात करें। काम करने की जरूरत है, बातें करना छोड़ दें प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है यही आपके शो के तवस्सुल से गवर्नमेंट से कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जैसे हॉकी को नेशनल गेम डिक्लेयर किया है, आप चाहते हैं कि हॉकी जो है वो वापस आए अपने ट्रैक के ऊपर, सो यही वो बच्चे हैं, यही वो टीम है। हमारे पास और भी लड़के हैं, हमारा तकरीबन 35 से 40 का एक पूरा ग्रुप बनता है, हमारे पास स्क्वाड मौजूद है। इन बच्चों पे मेहनत करने की जरूरत है, इनको फैसिलिटेट करें। इंशाल्लाह वक्त वाकई दूर नहीं है, हम नेशंस कप में सिर्फ एक स्टेप दूर थे। फाइनल डजंट मैटर, कोई भी टीम जीती है ये मैटर नहीं करता। हमें भी दुख है, हम फाइनल आ रहे हैं, हम नहीं जीत सके, पर हमने पूरी कोशिश की। देयर इज अ लॉट ऑफ गैप इन बिटवीन कि वो लोग हमसे ज्यादा मेहनत करके आए हैं, उनके पास हमसे ज्यादा फैसिलिटीज हैं। अगर हम वो मैच करने लग जाएं तो हमें 5 साल और लग जाएंगे। मैं समझता हूँ लड़कों ने ऑल आउट जाके परफॉर्म किया। स्टिल लड़के कोई किसी डेली लाउंस की बात नहीं करते, वो सिर्फ ग्रीन फ्लैग की खातिर खेलना चाहते हैं और आगे भी इंशाल्लाह खेलेंगे। मेरी टीम इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद है, मेरा कोचिंग स्टाफ बड़ा अच्छा है, लड़के मेरी एक आवाज पे लबैक कहते सारे लड़के। मैं समझता हूँ कि और कितना टाइम हम ये चीज़ें जो हम बर्दाश्त करते रहेंगे। स्पॉन्सर्स आगे आने चाहिए, बिजनेसमैन कम्युनिटी आगे आने चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आर्मी चीफ हमारे फील्ड मार्शल, उन्होंने लास्ट ईयर बड़ा अच्छा सपोर्ट किया हॉकी को, स्टिल अभी तक वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं हॉकी को पूरा पुश बैक करूंगा। अच्छा अमाद, ये बताइए कि आप कह रहे हैं ना स्पॉन्सर्स जो हैं वो आने चाहिए, तो कौन लेकर आएगा? ये हुकूमत लेकर आएगी, फेडरेशन लेकर आएगी, कौन एंगेज करेगा इनको? मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूं कि
फेडरेशन ही ढूंढ के लाने हैं। फेडरेशन एक ऐसी कमेटी बनाए जो कि स्पॉन्सर्स ढूंढ के लाए। स्पॉन्सर्स जीत मांगते हैं, क्योंकि जब तक उनको व्यूवरशिप नहीं मिलेगी, उनका नाम, उनके ब्रांड का नाम जो है वो ऊपर नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ कि यही वो राइट टाइम है। पाकिस्तान हॉकी ने नेशंस कप का जो है वो फाइनल खेला है, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी स्पॉन्सर, जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन तक मेरी आवाज़ को पहुँचाया जाए और उनको बताया जाए कि यही वो टाइम है। अगर आप अपने ब्रांड की मशहूरी करना चाहते हैं, अपने ब्रांड को और फेमस करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान हॉकी के पीछे जो वो अपना सारा कुछ स्पेंड करें। पाकिस्तान हॉकी में टैलेंट मौजूद है, ऐसे लड़के मौजूद हैं कि जो आपके स्पॉन्सर्स को, जो अपनी कंट्री को, और हम समझते हैं इमाद कि जब गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होता है ना, तो स्पॉन्सर भी कॉन्फिडेंट होता है उस स्पेसिफिक गेम को सपोर्ट करने के लिए, उसे स्पॉन्सर करने के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है? और ख़ास तौर पे आप जब फाइनलिस्ट हुए उसके बाद किसी ने रब्ता किया है? प्लेयर से तो राब्ते नहीं होते। मैं समझता हूँ हॉकी फेडरेशन, जो हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं, उनसे ज़रूर राब्ते किए होंगे। इस चीज़ का हमें नॉलेज नहीं है। अच्छा, ये बताएं मात कि अब नेक्स्ट क्या गोल है? कौन से इवेंट की तरफ आपकी नज़रें हैं? कितना तैयारी का टाइम है? और सबसे बड़ी की चीज़, क्या सहूलियात दरकार है आप लोग को उसके लिए? पहले तो सबसे पहले जैसे हमारे पास बिल्कुल बजट नहीं था टिकटिंग के लिए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो सारा बजट दिया, टिकट्स करवा के दी, होटलिंग की बुकिंग सारी, मैं उनको बड़ा क्रेडिट देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये सारी चीज़ें की। और भी काफ़ी चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। सिर्फ ये कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, जो इदारे हैं जो स्पोर्ट्स चला रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक और स्टेप आगे बढ़ाएं। वो वक्त वाकई नहीं दूर कि हम कोई भी बड़े से बड़ा मेगा इवेंट, बड़े से बड़ा मेगा टूर्नामेंट जीत सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो नेक्स्ट हमारा टूर्नामेंट आ रहा है, एशिया कप है, और वो है भी इंडिया में। ये जाना या ना जाना वो डिपेंड करता है हमारी गवर्नमेंट पे और हमारी हॉकी फेडरेशन पे। जो वो इजाज़त देंगे, हमें उनकी बात माननी पड़नी है, पर हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी पूरी, क्योंकि एशिया कप है भी इंडिया में और बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है पाकिस्तान हॉकी के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड है वो। तो टॉप 3 टीम्स उसमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर फैसिलिटेट करना अभी से स्टार्ट करेंगे, तो हम नेशनल ट्रेनिंग कैंप जो हमारे लगेंगे नेक्स्ट वीक से, तो उसमें हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें पूरी चीज़ें मुहैया करें, ताकि बच्चे, मेरी टीम अपनी पूरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सके। ठीक है, बहुत। और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक एक मरतबा फिर कि आपने इतनी कम सहूलियात के बावजूद आपने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। एट वन टाइम आप बहुत पीछे थे, फिर इवन फाइट बैक किया। दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू सी। लेकिन हम मज़ीद ये भी देखना चाहते हैं कि आप जो इतनी फाइट कर रहे हैं, बड़ी टीम्स को हरा रहे हैं, आपके लिए भी कुछ होना चाहिए। 3 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है क्विकली बिफोर वी गो टू ब्रेक। आई थिंक एक तो ये कि आपको ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, दूसरा इन्हें फाइनेंस करना पड़ेगा, स्पॉन्सर्स को इनकरेज करना पड़ेगा, और उसी से नए प्लेयर्स भी आएंगे। चलें, फिर इन 3 चीज़ों के साथ एक ब्रेक ले लेते हैं, चौथी चीज़ लेके ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। तो फैसल, मुझे ये बताएं कि आर यू अवेयर कि बहुत सारे मसाइल होते हैं बच्चों की नशोनुमा में जो हमें ख्याल रखना होता है, बट कभी कभी हमें डिले पता चलता है कि एक्चुअली मसला क्या हो रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं ऐसी, राइट। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस हवाले से अवेयरनेस नहीं, ये बड़ा अच्छा। वो सिर्फ ये कहते हैं सादिया, इनकी 2 हदें हैं। या तो वो समझते कि है ये तो ख़त्म ही हो गई ना, ये केस ख़त्म ही हो गया, या तो वो ये डिनायल मोड में चले जाए पेरेंट्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारा बच्चा बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ। और फिर वो उस एज से निकल जाता है जहाँ पर किसी थेरेपी के जरिए या किसी काउंसलिंग के जरिए उस बच्चे को बेहतर किया जा सकता है, चाहे वो फिर उसका कोई भी मसला हो, कद हो या वजन का जल्द बढ़ना हो, आंखों का मसला हो या कुछ भी। आई थिंक ये सारी चीज़ें काउंसलिंग से और थोड़ी बहुत थेरेपी से भी बेहतर हो जाती हैं, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि हमें किसी सर्जरी या किसी प्रॉपर इलाज की तरफ जाना है। उससे पहले अगर मसले को जल्दी पकड़ लिया जाए तो इन मसाइल को हल किया जा सकता है। वेल, फॉर राइट नाउ आई हर्ड द वर्ड थेरेपी फ्रॉम यू। किस किस्म की थेरेपी की बात कर रही हैं आप? मैं इस किस्म की थेरेपी की बात कर रही हूँ कि अगर जो बच्चे जिनको डिले लर्न करते हैं बोलना या समझना, उनको, क्योंकि वो कभी उनकी हेयरिंग का मसला होता है और कभी सिर्फ उनकी ज़बान का मसला होता है कि वो क्लियरली नहीं समझ पाते हैं और कह पाते हैं, अपनी बात का इजहार नहीं कर पाते हैं, उन सब बच्चों के लिए थेरेपी होती है। आप उनकी ज़बान को क्लियर कर सकते हैं वक्त के साथ साथ,
और इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, दूसरी चीज़ें होती है वो अपनी बात समझा पाता है, उसकी फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है और इसका दिमाग के ऊपर बड़ा पॉजिटिव असर होता है बच्चे के। ओके, स्पीच पैथोलॉजिस्ट नवेद आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवेद साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑलराइट सर, ये बताइए कि कुछ ना ज़ाहिरी बीमारियां होती हैं, लेकिन स्पीच थेरेपी जो होती है वो शायद इतनी ज़्यादा एविडेंट नहीं होती है। थोड़ी आ रही है। ओके, कैन यू हाँ जी, डॉक्टर साहब फैसल ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें थोड़े वक्त के साथ आपको पता चलती हैं। जैसे हम स्पीच थेरेपी की बात करते हैं तो शुरू के 2 साल तो हम यही इंतज़ार करते रह जाते हैं कि जी बच्चा जब बोलना शुरू करेगा तो हमें पता चला 2 साल तक बच्चे बोलते हैं, कुछ बच्चे और डिले जितना इंटरेक्शन होता है। तो ये कब आइडेंटिफाई हो जाता है आपको कि जी बच्चे की स्पीच का प्रॉब्लम है? पहले तो ठीक है, अच्छा पहली चीज तो ये कि जो हमारा वर्ल्ड वाइड टाइटल है वो स्पीच पैथोलॉजिस्ट का। ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास रोज जो पेरेंट्स आते हैं वो यही कहते हैं जी कि हम वेट करते रहे, पेरेंट्स देर से बोले थे या कोई रिलेटिव देर से बोले थे। तो ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है। जिस वक्त पेरेंट्स को ये लगे कि हमारा बच्चा 2 साल का हो गया है, उसको जो प्रॉपर वर्ड्स बोलने चाहिए, लाइक अब 2 साल का बच्चा है तो वो 2 वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है। लाइक अब 2 साल का बच्चा दूध को बूबू कहता है, अगर तो वो कहेगा बूबू दे दो या बूबू पीना। पानी को अक्सर बच्चे मम कहते हैं तो मम पीना। तो 2 वर्ड्स बच्चा बोल रहा होता है। तो जहाँ पे पेरेंट्स को ये लगे कि हमारा बच्चा 2 साल का हो गया है और वो नहीं बोल रहा, उसके माइलस्टोन्स डिले चल रहे हैं, तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और दूसरा ये होता है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स जो है वेट करने के साथ साथ फिर इधर उधर भागते हैं। रिश्तेदार भी मशवरा देते हैं जी कोई बात नहीं, बोल पड़ेगा। तो अक्सर हमारे पास 4, 5, 6 साल की आगे एज में बच्चे आते हैं, तो पेरेंट्स को तब एहसास होता है कि जी हमने देर कर दी। इसलिए अगर बच्चा नहीं बोल रहा और पेरेंट्स को लग रहा है कि 2 साल की एज में चीजें उसकी डिले चल रही हैं स्पीच के हवाले से, तो उन्हें फौरन किसी स्पीच पैथोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। ऑलराइट, अच्छा साइंस क्या होते हैं इसमें? क्योंकि जो बच्चे की जो उम्र है उसमें हम शायद ये समझ रहे होते हैं कि जी ये तो उसको अभी क्योंकि प्रॉपर वर्ड बोलना नहीं आ रहा इसलिए ही वो तोड़ के बोल रहा है या रे की जगह लाम लगा रहा है। सो क्लियर साइंस क्या है इस चीज़ के कि ये चीज़ ख़राब है और हमें फिर स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब 1 साल का बच्चा होता है ना, 9-10 माह का बच्चा होता है, तो वो बैबलिंग स्टार्ट कर देता है, मामा बाबा बोलना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप वर्ड्स चल रहे होते हैं बच्चे के। अब 2 साल का हो गया तो 2 वर्ड्स बना रहा है, 3 साल की एज में आके वो 3 वर्ड्स पे जा रहा है। जहाँ पेरेंट्स को लगे कि बच्चा 2-2.5 साल का हो गया और अभी तक सिंगल वर्ड बोल रहा है, उसकी वोकैबुलरी नहीं बढ़ रही है, ये क्लियर साइंस होते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो गैजेट्स का ओवर यूजेज है। अब पेरेंट्स अपनी इसके लिए पेरेंट्स बिजी हैं, तो वो कहते लगता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, तो हम बच्चे को मोबाइल पे या किसी स्मार्टफोन के अलावा एलईडी पे शिफ्ट कर देते हैं या लैपटॉप पे, मतलब किसी भी गैजेट पे शिफ्ट कर देते हैं बच्चे को। तो अब उसकी वजह से बच्चों की लैंग्वेज नहीं डेवलप हो पाती। हम मोस्टली उर्दू बोलने वाले लोग हैं, या अगर हम देखें तो अगर पंजाब में देखें हम तो लाहौर या इसके पेरिफेरीज में अब पंजाबी ज्यादा चलती है। तो अब हम उर्दू पंजाबी या अपनी जो भी हम इलाकाई लैंग्वेज सीख रहे या बोल रहे होते हैं, तो अब हमारे बच्चे तो हमारे से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, एनवायरनमेंट से चीजें सीखते हैं। सही कह तो रहे हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि गैजेट के ऊपर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस चल रही होती हैं, तो बच्चा उस लैंग्वेज को भी अडॉप्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी तो उसको पहचान नहीं होती, वो समझ नहीं पा रहा होता। और हमारा इंटरेक्शन पेरेंट्स का और बहन भाइयों का उसके साथ कम होता है, तो बच्चे की लैंग्वेज नहीं डेवलप हो पाती। तो जहाँ लगे कि बच्चा अभी 2-2.5 साल की एज में आ गया और अभी प्रॉपर वर्ड्स नहीं बोल रहा, देखिए 2 साल का बच्चा 100 वर्ड्स तो नहीं बोल पाएगा, लेकिन वो वर्ड्स बोलेगा, उसकी वोकैबुलरी से हमें अंदाजा हो रहा होगा। तो दूसरा ये कि अगर हमें लगे कि बच्चा आर्टिफिशियल लैंग्वेज बोल रहा है, लाइक जैसे कार्टून्स बोलते हैं, तो वो भी लैंग्वेज जो वो ठीक नहीं है, वो साइन भी एक नेगेटिव साइन है। हाँ, उसका मतलब ये होता है कि भाई वो जो गैजेट से सीख रहा है वो लैंग्वेज, वो उस अंदाज में आपसे इंटरैक्ट कर रहा है। अच्छा, कौन कौन सी बीमारियों की वजह से स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है? क्योंकि हमें तो लगता है जी आपका बच्चा नहीं बोल रहा तो आप उसे स्पीच थेरेपी कराएं, लेकिन कुछ बच्चों को ऑटिज्म होता है, कुछ बच्चों को कोई और वजूहात होती है जिसकी वजह से भी उनकी स्पीच डिले होती है।
और ऑटिज्म के साइन आपको और कई बार जल्दी दिख जाते हैं। सो वो बीमारियां कौन सी होती है जहां स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है? देखिए इस वक्त ना ऑटिज्म तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन होता ये है कि पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं। अब ऑटिज्म के साइंस आ रहे होते हैं, रैपिटेटिव मूवमेंट्स आ रही होती हैं, बच्चों के नेम रिस्पॉन्स पुअर हैं, आई कांटेक्ट पुअर हैं, बच्चों का सम टाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सेंसिटिव इश्यूज चल रहे होते हैं, तो आवाज़ कानों पे कोई आवाज़ आए जैसे ग्राइंडर की या किसी मशीन की, तो अपने कानों पे हाथ रखते हैं, पेनिंग कर रहे होते हैं। ये ऑटिज्म के साइन होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक दो साइन नजर आ गए हमें कि बच्चा जी गोल गोल घूम रहा है तो हम कहें कि बच्चे में ऑटिज्म के साइन आ रहे हैं, लेकिन कंसर्न जरूर होना चाहिए। और रीजन यही आ रही है, देखिए अभी तक इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन तो समझ नहीं आ रही है, इस पे काम चल रहा है। तो ऑटिज्म हो गया, और किस किस्म के बच्चों को स्पीच थेरेपी चाहिए हो सकती है, ये मैं जानना चाह रही थी। जी, इसमें डिलेड स्पीच है, ADHD है, फिर आर्टिकुलेशन एरर और फोनोलॉजिकल एरर्स, जैसे तोतला बोलना, जिसे हम आम अगर फहम लैंग्वेज में कहें तो बच्चे तोतला बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर बच्चों में स्टैमरिंग के इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जिसे हकलाना कहते हैं। तो बच्चों बड़ों में किसी भी एज में अगर स्टैमरिंग हो तो बड़ों को भी अपनी थेरेपी करवा लेनी चाहिए। और नवेद साहब, इसमें एक चीज़ ये कि बच्चा क्योंकि उसकी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट उस वक्त हो रही होती है, दिमाग उसका बन रहा होता है, तो हाँ, तो अगर हम ये बात करें कि बच्चे के सामने हम प्रॉपर अल्फाज इस्तेमाल करें, हम बच्चों को ना क्यूटनेस, उसको तोतलापन, उसको हम क्यूटनेस कहते हैं, कह रहे तो कितना प्यारा बोल रहा है, तो हमें ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अगर हम उसको कह रहे हैं हाँ बेटा कैसे हो तुम, नो बेटा की जगह बेटा कह रहे हैं, खाने की जगह खाना कह रहे हैं, तो वो भी उस चीज़ को ग्रैब करता होगा। और शायद अगर उसको नहीं भी हो तो फिर वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके वो अपनी चीज़ अंदर ये डेवलप कर रहा होगा। जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा। देखिए उसमें होता ये है कि अब बच्चा तोतला बोल रहा है तो पेरेंट्स वो लाड प्यार से और उसके साथ तोतला बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चा तो क्योंकि हमें ही इमिटेट करेगा, तो जब हमें ये लगे कि हमारा बच्चा तोतला बोल रहा है तो हमें अपनी लैंग्वेज सही इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें तोतला नहीं बोलना चाहिए, ताकि बच्चे हमें कॉपी ना करें, क्योंकि बच्चे के लिए वही लैंग्वेज है जो हम लोग बोल रहे हैं, तो अगर हम तोतला बोलेंगे तो हमें भी वैसे ही कॉपी करेगा। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया नवेद आफ्ताब साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे अहम बात जो आपने की वो ये कि चले एक तो पुरानी बीमारियां तो होती थी, मोबाइल के इस्तेमाल से जितना अफेक्ट बच्चे हो रहे हैं, उनकी स्पीच हो रही है ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर गर्मियों की छुट्टियां आएँ तो अपने बच्चों को मोबाइल से हटाएं और समर कैंप लेके जाएं। एग्जैक्टली, और इसमें और उसमें, यानी ये जो स्पीच की बात करते हैं डिले में और बाकी चीज़ों में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना वो मेंटल हेल्थ है। और मेंटल हेल्थ आता है इंटरेक्शन से, फ्रेश एयर से, बाहर निकलने से, एक्टिविटी करने से। वेल विद दिस फैसल, मुझे बताया आप कहाँ घूम फिर रहे हैं बच्चों? मैं कहीं नहीं घूम फिर रहा। नहीं, मैंने सुना है आपको कुछ हैया करने का शौक पैदा हो गया। हाँ, ताता थैया नहीं हैया। अच्छा ठीक है, तो अब आपने बता ही दिया है और यू हैव स्पिल्ड द बीन्स एक्चुअली। तो जैसे हम बात भी कर रहे थे कि अपने जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे गर्मी की छुट्टी में, उनको ज़रा मोबाइल से हटाएं और इन एक्टिविटीज़ की जानिब लेके जाएं। तो आप देखना चाहेंगी वो एक्टिविटीज़? मैं आपका हैया देखना चाहती हूँ। मैंने नहीं किया कुछ, जो क्या इन बच्चों ने किया आपको लेके। लेट्स लुक एट किड्स हैया। सादिया, अगर आपने मुझसे आइंदा पंगा लिया ना तो आइंदा ये ताइक्वांडो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। हमारे साथ आज जो है ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो मोबाइल पे अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। गर्मी की छुट्टियां हैं तो हमने सोचा कि बच्चों को ज़रा बताएं कि भाई बच्चों, मोबाइल के आगे भी जहां और हैं। तो हमारे साथ मौजूद है ताइक्वांडो प्लेयर्स, 3 ताइक्वांडो प्लेयर्स मौजूद हैं, हुरिया, नाइल और अब्दुल्ला, और उनके जो मास्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद है हसन भाई। हसन भाई प्लीज़ वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने हमें मौका दिया कि आपके इस प्रोग्राम में हम लोग विद अपनी टीम मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास हुरिया हैं, नाइल ओठो हैं, अपना अब्दुल्ला हैं। अच्छा, गर्मी की छुट्टियों की जब हम बात करते हैं, बच्चे अपना वक्त बहुत सारा मोबाइल पे इस्तेमाल कर रहे थे अब, लेकिन एक ही एक्टिविटी हमने सोची कि भाई बच्चों को ये ऑफ़र करें कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए कितना एक तो फ़ायदेमंद होता है और कितनी एज से बच्चे जो है वो ताइक्वांडो शुरू कर सकते हैं?
सर देखें, ताइक्वांडो बेसिकली स्टार्ट एज जो होती है 3 साल की उम्र से स्टार्ट करते हैं हमारे पास, जो कि अप टिल जितनी भी एज हो लाइक 34, 35। और जैसा कि सर ने बताया कि समर कैंप वो ऐसा टाइम होता है जिसमें हम अपने बच्चों को ग्रैब कर सकते हैं और एक इनिशिएटिव दे सकते हैं, ताकि वो चीज़ अगर जो जून जुलाई में बच्चा सीखता है वो आगे कैरी ऑन कर सकता है। क्योंकि आजकल का दौर जिस तरीके से आपको पता है, मोबाइल में लोग लगे हुए हैं, कोई और एक्टिविटी है नहीं, सुबह उठते हैं, लेट उठते हैं, दिन में सोने का भी कोई टाइम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे हम बच्चों को इस तरीके से प्रमोट करें ताकि वो फिज़िकल एक्टिविटी में भी रहें। एक तो नेशनल गेम भी है हमारे पास, ये एक कोरिया का, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं जिससे बच्चा फ़िज़िकल फ़िट भी है, अपनी सेल्फ़ डिफेंस प्रैक्टिस भी करता है। और हमारे पास अल्लाह का ये शुक्र है कि लड़कियां जो हैं इस गेम में बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में, जैसे कि आपको पता है हालात कैसे हैं, लोग तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, आते जाते लड़कियों को बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस वे पे भी काम कर रहे हैं ताकि लड़कियों को इस तरीके से तैयार करें ताकि आने वाले टाइम पे वो लड़के सोचे ही नहीं कि उनके साथ इस तरीके से हमने कोई पंगा करना है एक तरीके से। अब जब आपने ये बात करी दी है तो मैं ज़रा एक बात कर लेता हूँ। हुरिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हुरिया। वालेकुम अस्सलाम। अभी तो आप हुआ नहीं करेंगी ना कुछ, मैं भी आपसे बात कर सकता हूँ ना, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। व्हाट्स योर एज हुरिया? माय एज इज 16 इयर्स ओल्ड। ओके हुरिया, कब से कर रही हैं ताइक्वांडो? टाइम हो गया काफ़ी, मैक्सिमम भी 5 ईयर। 5 साल हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं चाहूँगा आप ज़रा बच्चों को बताएं कि भाई समर कैंप में इधर उधर जाने के बजाय क्यों ना हम ये करें, क्या क्या सिखाता है ताइक्वांडो? एक तो चीज़ मुझे डिसिप्लिन सिखाता है, क्या क्या चीज़ें आप सीख सकते हैं जब आप एक बच्चे हैं, आप गर्मी की छुट्टियाँ जो है उसमें कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो ये करें। देखिए भाई, आप समर कैंप ज्वाइन करें सबसे पहली बात तो, और सेकंड ये कि अपने ताइक्वांडो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी के होती हैं और बहुत सी चीज़ें भी होती हैं। सर हमें बहुत सी चीज़ें भी सिखाते हैं। साथ ही जो है आपके अंदर एक हुनर भी आ रहा होता है ताइक्वांडो, आप सीखते सीखते आप दूसरों को सिखा भी सकते हो। और साथ ही अपना सेल्फ़ डिफेंस, सबसे मेन बात, आप अपना सेल्फ़ डिफेंस दूसरों से अपने बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। और साथ में आप समर कैंप जो है ना लाजमी ज्वाइन किया करें, ताकि भले ही 1-1.5 महीने के लिए हम कर रहे हैं लेकिन कर तो रहे हैं ना फिज़िकल एक्टिविटी, जाहिर सी बात है आपको करना चाहिए रेगुलर रूटीन में भी और वैसे भी। थैंक यू। अच्छा जी, अब ज़रा नाइल साहब से बात करते हैं। नाइल, कैसे हैं आप? अच्छा, मैं ठीक हूँ। अच्छा नाइल, आपकी एज क्या है? मैं 12 साल का हूँ। और नाइल कब से ताइक्वांडो कर रहे हो? मैं तकरीबन 5 साल की उम्र से कर रहा हूँ, यानी 12 का हूँ तो 7 साल से कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। नाइल, तुम्हारी कौन कौन सी, मुझे ज़रा बताओ कि इसमें किक्स का नाम क्या होता है, और ज़रा बताना ज़रा। अब ताइक्वांडो में सिर्फ एक किक नहीं है, बहुत सारी मुख्तलिफ किक्स हैं। अब इनके ख़ास नाम हैं, मगर वो थोड़ी सी मुश्किल होंगे समझाना, तो फिर मैं आम वाले नाम इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब जैसे कि हमारा पहला होता है मिडल किक, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है फ़ाइट में और ये सबसे आसान होता है करने में। ठीक है, मुझे मिडल किक करके दिखाओगे? हाँ नाइल, यू गो। ओके नाइल, हाँ तुम मुझे भी मार सकते हो वैसे। नाइस, ये मिडल किक हो गए। ओके नाइल, व्हाट्स द नेक्स्ट किक जो अब आप बताओगे? इसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाकर अपयोल आगी या अब छागी करते हैं। अब ये काफ़ी अलग नहीं है, काफ़ी सिमिलर है। मैं दिखा कर दूँ तो फिर बेहतर होगा। दिखा। वाह, दोबारा ये वन, क्या बात है, ज़बरदस्त। ओके नाइल, मैं चाहूँगा कि अब तुम पीछे चले जाओ और अब्दुल्ला तुम आगे आ जाओ। अब्दुल्ला, तुम बहुत देर से पीछे से वार्म अप हो, अब तक तो हो चुके होगे। रेस्ट ऑफ द किक्स कौन कौन सी हैं ज़रा बताओ, और तुम्हारी फेवरेट कौन सी है? हमारी फेवरेट किक है अपे लागी। वो क्या होती है? स्ट्रेट किक। दिखाओ। अच्छा तुम भी करके दिखाओ। उफ, ज़बरदस्त भाई अब्दुल्ला, बहुत आला। अच्छा, और कुछ पंचेस भी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक ये वाला होता है। ओके। और एक ये वाला होता है। हाँ। और एक ये आरामाकी। ओके। अच्छा सर हसन भाई, आखिर में आपके एक बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है छोटे बच्चों को
मतलब कि ताइक्वांडो इज़ नॉट अबाउट मारा मारी, इट्स अबाउट कि डिसिप्लिन आप सीख रहे हैं ऑल। कितना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को, आजकल के बच्चों को, उन बच्चों को ये सिखाना जो अपना टाइम हर वक्त मोबाइल पे लगा रहे हैं, कितना ज़्यादा ज़रूरी है? सर बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने बताया, आज के बच्चे जिस तरीके से मोबाइल के अंदर लगे हुए हैं, उनको उस चीज़ से बचाने के लिए कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मार्शल आर्ट ही करें, बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जिनके घर से जो चीज़ करीब पड़े उसको वो अटेंड करें, ताकि लाइफ के अंदर एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी तो उससे हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और दूसरा कि आप मोबाइल बहुत ही मुश्किल चीज़ है जो कि आज के दौर में उसको कंट्रोल करना, बट उसको कंट्रोल करने का वाहिद ज़रिया है कि आप बच्चों को घर से निकालें, उनको ऐसी जगह प्लेस करें ताकि वो फिज़िकली अपना टाइम किसी जगह पे दें, ताकि मोबाइल से उनको एक डिस्ट्रैक्शन मिलेगी तो वो कुछ आगे कर सकेंगे। अदरवाइज़ जब तक वो घर पे रहेंगे उनके पास दो ऑप्शन, या तो मोबाइल या तो टीवी या गेम। इन तीनों से बचने के लिए वाहिद ज़रिया है कि बच्चों को आप थोड़ा सा स्पेस दें, उनकी थोड़ा सा उनको टाइम दें, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें इन फ्यूचर में और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें। हमारे पास लेवल्स होते हैं, जैसे आपने इस क्लब से स्टार्ट किया, क्लब के बाद आप चले गए सिटी लेवल पे चले, सिटी के बाद आप प्रोविंस पे चले गए, प्रोविंस के बाद आप नेशनल पे चले गए। जब आप नेशनल पे चले जाते हैं फिर आपके पास एक ट्रैक खुल जाता है, फिर देन यू हैव टू गो फॉर द इंटरनेशनल चैंपियनशिप। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, ये थे हमारे समर कैंप स्टार्स और आपने देखा कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन वो ऐसी ऐसी किक्स लगा रहे थे। तो इसी के साथ सादिया, ओवर टू यू। और मैं बता रहा हूँ कि आइंदा पंगा नहीं लेंगे, अगर पंगा लेंगे तो हम क्या करेंगे जी? ताइक्वांडो क्या कर रहे थे आप लोग? पंचेस और किक्स। सो सादिया 1 2 3 ताइक्वांडो क्या? वैसे इट्स अबाउट द टाइम दैट आई रिवील टू यू कि मैंने 6 साल ताइक्वांडो किया। करके दिखाएं। ये तो अब हो गया मंडे को ब्रेकिंग न्यूज, मंडे को सादिया सैमसन यहाँ ताइक्वांडो वार्डरोब के साथ और यहाँ पर मुजाहिरा करेंगे। हाँ भाई नो, आपके पास आप मुझे कंसिस्टेंटली चैलेंज कर रहे हैं ना। आपके पास कौन कौन से बेल्ट है? आपके पास कौन कौन से बेल्ट है? आई गॉट रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू, तो पिंक भी हो जाए तो कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। ये होता है नॉन ताइक्वांडो वाले से। वेल व्हाट इज नेक्स्ट? भाई नेक्स्ट ये है कि अभी जंग हुई ईरान इसराइल की और उसमें कतर जो था वो मीडिएशन कर रहा था, लेकिन कतर कुछ और भी कर रहा था। कतर के वजीर आज़म है, उनका एक बयान सामने आया है, वो बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। इन्होंने जो कहा है, जो मेरे कान में किसी ने कहा है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो इन्होंने कहा है वो ये कहा है कि ये जो जंग में जिन्होंने बहाना लगा के छुट्टी की है ना, अब हम उनको देखेंगे। जी बिल्कुल। सोचें अब यार, जंग में भी कोई छुट्टी नहीं करे यार, मतलब क्या मर जाए क्या? नहीं, ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज मर जाए क्या है? जंग में आपकी छुट्टी थी? इंडिया जंग में आपकी छुट्टी थी? मेरी तो काफी अरसे से छुट्टी नहीं। ओके अच्छा, तो एक तो ये चीज़। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ जाते जाते हम आपको दिखाना चाहते हैं, कभी कभी ना रोज़ी कमाने के लिए लोग क्या कुछ कर रहे होते हैं। चीन में एक ट्रक ड्राइवर है और उनके साथ एक हादसा हुआ और ये हादसा इतना ख़तरनाक था, देयुगो ये था वो हादसा। और ये आप देखें सादिया, जो अगला हिस्सा है वो इस वक्त फ़िज़ा में मुअल्लक़ है, फ़िज़ा में लटका हुआ, और वो ड्राइवर जो है वो गेट से बाहर लटका हुआ। एग्जैक्टली। वो ये कल से वीडियो फ्लोट कर रही है और ये इट इज सो स्केरी। लेकिन बात ये वही आ जाती है यू नो कि एक्सीडेंट्स डोंट कम कॉलिंग, और यही इनके साथ हुआ है। एंड आई थिंक इनकी लाइफ जो है वो आई होप हैव बीन सेव्ड। दिस इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। भाई जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके। एग्जैक्टली। वेल विद दिस हमारे पास है वक्त, एंड वक्त की कमी के साथ हमें लेनी है इजाजत। सो वी विल टेल यू दैट वी विल सी यू टुमारो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अय्या सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।